ऐसे ही सन युन परीक्षणों की मीनार से धरती पर लौटता है। वह अपने पुराने कोच को फोन करता है, वही आदमी जिसने उसे हंटर प्रशिक्षण केंद्र से निकाल दिया था। सन युन आखिरी बार हंटर परीक्षा देना चाहता है, लेकिन कोच उसके पिछले नाकाम नतीजों को याद दिलाकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके पास कोई मौका नहीं है। सन युन जिद करता है, यहां तक कि 7 साल की बेकार ट्रेनिंग का पैसा लौटाने की धमकी देता है। हंटर एसोसिएशन पहुंचने पर कोच सुनिश्चित करता है कि इस बार उसका फेल होना सबसे शर्मनाक हो। वह सबसे कठिन प्रतिद्वंदी तैयार करता है और सन युन की तलवार को भी नुकसान पहुंचाता है ताकि वह साबित कर सके कि हमारा लड़का कितना कमजोर है। सन युन के सामने प्रतिद्वंदी चुनने के लिए स्तर 1 से 10 तक दिए जाते हैं। पहले वह हमेशा स्तर 1 गोब्लिन चुनता था और फिर भी हार जाता था, लेकिन इस बार वह सभी को चौंकाते हुए स्तर 10 का फीनिक्स चुन लेता है। परीक्षा शुरू होते ही फीनिक्स उस पर 25% धीमा करने वाला जादू डाल देता है और पहली ही टक्कर में उसकी तलवार टूट जाती है, जैसा कोच ने चाहा था। लेकिन सन युन घबराता नहीं, वह टूटी हुई तलवार के टुकड़े से फीनिक्स की आंख में वार करता है और फिर फर्श की टूटी हुई एक भारी टाइल उठाकर इतनी ताकत से फेंकता है कि फीनिक्स का सिर फट जाता है और टाइल लगभग कोच से टकरा जाती है। कोच हक्का बक्का रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि यह कमजोर लड़का अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। 7 साल पहले एक भयानक आपदा हुई थी जिसमें दानवकाल कोठरी फट गई थी और अनगिनत राक्षस बाहर आ गए थे। उसी घटना में सन युन के माता पिता मारे गए और उसने खून के आंसू बहाते हुए कसम खाई थी कि वह हंटर बनेगा और सभी राक्षसों का अंत करेगा, परंतु 7 साल बाद उसी दिन उसे प्रशिक्षण केंद्र से निकाल दिया गया। उसके ट्रेनर ने उसे बार बार बताया कि उसका टैलेंट बिल्कुल बेकार है और 7 साल की सीमा पार करने के बाद भी उसे हंटर बनने नहीं दिया। उसकी लगातार कोशिशों के बावजूद ट्रेनर उसे हर बार अपमानित करता और मारता पीटता था। उसके पास एक ही इच्छा रह गई थी, किसी तरह मजबूत बनना या कोई जन्मजात शक्ति जागृत करना। लेकिन उसकी अटल इच्छा और जलती हुई चाहत को ब्रह्मांड ने महसूस किया और परीक्षणों की मीनार ने पूरे ग्रह में योग्य लोगों की तलाश करते हुए उसे चुन लिया। उसे शून्य में खींचकर मीनार ने उससे कठिनाई स्तर चुनने को कहा, जितनी कठिनाई उतना बड़ा इनाम। सन युन ने समझे बिना अपनी अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करके इसे अपना मौका माना और इच्छित कठिनाई चुन ली। वह तुरंत मीनार के पहले चरण में भेज दिया गया जहां वह एक अनंत रेगिस्तान में पहुंचता है और उसके पास सिर्फ एक तलवार होती है। अब उसका लक्ष्य था जीवित रहना और बदले में अपनी जन्मजात शक्ति खोना। लेकिन यह शक्ति यूं ही नहीं मिलने वाली थी, यह उसे तब समझ आता है जब जमीन फटकर एक विशाल रेत का गोलेम निकलता है जो उसे कुचल देना चाहता है। मिशन था 10 मिनट तक बचकर रहना। और यह आसान नहीं था क्योंकि उसने कठिन मोड़ चुना था और असफल होने पर सजा थी मौत। वह भागते हुए समझता है कि वह इतने लंबे समय तक इस जीव से बचकर नहीं रह सकता। या तो भागते भागते मरेगा या लड़ते लड़ते। रेत का गोलेम उसके ठीक पीछे पहुंच जाता है और वह घबराहट में चिल्लाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इस दैत्य को कैसे हराए। तभी उसके दिमाग में वे सारे चेहरे आते हैं जिन्होंने उसे ताना मारा और नीचा दिखाया था। उसे महसूस होता है कि क्या वह ऐसे ही कायर की मौत मरेगा। उस पल वह खुद को संभालता है और निर्णय लेता है कि अब वह भागेगा नहीं। 7 साल हंटर बनने की कोशिश में उसने सिद्धांतों में जितना ज्ञान जुटाया था, वह जानता है कि अब उसे वही इस्तेमाल करना है। हमारा लड़का धड़कते दिल के साथ समझ जाता है कि अगर वह भागता रहा तो कोई हल नहीं मिलेगा, इसलिए कम से कम उसे किसी तरह बचने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी सन युन अंदाज लगाता है कि राक्षस जैसे रेत के गोलेम तब रुक जाते हैं जब उनका कोर नष्ट हो जाए, लेकिन उनका कोर अक्सर ऐसी जगह होता है जहां पहुंचना मुश्किल होता है। वह फैसला करता है कि वह खुद ही कोर तक पहुंचने का रास्ता आसान बना देगा और रेत पर अपने पैरों को घसीटते हुए अपनी रफ्तार को रोकता है। उसी पल हान एक तेज छलांग लगाकर तलवार से दैत्य पर वार करता है और जैसे ही वह रेत के गोलेम पर टिकता है, सन युन उस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए कोर तक पहुंच जाता है। कोर दिखाई देते ही वह लाल बड़े कोर को तलवार से तोड़ने लगता है और कुछ दरारें भी पड़ जाती हैं, लेकिन तभी राक्षस उठ खड़ा होता है और हमारा लड़का बचकर फिसल जाता है। हान को गुस्सा आता है कि वह बस 1 सेकंड दूर था कोर तोड़ने से।
जब वह दोबारा वार करने का सोचता है तो रेत का गोलेम उसे पकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि उसकी जान निकलने लगती है। दर्द से चीखते हुए उसके दिमाग में वे सारे अपमानजनक शब्द गूंजने लगते हैं जिन्होंने उसे हमेशा तोड़ा था, लेकिन उसी पल वह उन आवाजों को चीरकर निकलता है और पूरी ताकत से अपनी तलवार सीधे दुश्मन के कोर पर फेंकता है। किस्मत से तलवार कोर पर लगती है और वह उसे तोड़ देता है। गोलेम रेत बनकर बिखर जाता है और हान रेत की बारिश में गिर पड़ता है। वह यकीन नहीं कर पाता कि उसने सच में अकेले उस राक्षस को हरा दिया, लेकिन मुश्किल से जीता था। इसी के साथ वह मीनार की पहली मंजिल पार कर लेता है। खून से लथपथ होने के बावजूद वह खुश है कि वह जिंदा बच गया। इनाम में उसे एक अनोखी क्षमता मिलती है, 1000 पॉइंट मिलते हैं और तेज रिकवरी नामक कौशल बोनस में मिलता है। यह इनाम देखकर वह अवाक रह जाता है, क्योंकि 7 साल की मेहनत में उसे कभी कुछ नहीं मिला था, सिर्फ ताने और मजाक। अब उसे एक अनोखी क्षमता मिलती है और सन युन को नेक्रोमेंसी नाम की विशेष शक्ति दी जाती है, और वह समझता है कि अब वह भी हंटर बन सकता है, अगर वह जिंदा रहा तो। अचानक लाल धुंध फिर से उभरती है और हान को दिखता है कि यह वही धुंध है जहां गोलेम मरा था। उसकी नई शक्ति नेक्रोमेसी सक्रिय हो जाती है और वह रेत के गोलेम की आत्मा को अवशोषित कर सकता है। वह समझता है कि यह काली धुंध उसकी अनोखी क्षमता है और वह आत्मा को अवशोषित करने का फैसला करता है। धुंध तेजी से उसकी ओर आती है और वह डर जाता है, लेकिन आत्मा उसके अंदर जाकर उसकी क्षमता को 7% बढ़ा देती है। लाल ऊर्जा का गोला उसके शरीर में समा जाता है और वह घबरा जाता है, क्योंकि वह उस आत्मा को अंदर महसूस कर सकता है। उसे एहसास होता है कि वह आत्माओं को अवशोषित करके अपने आंकड़े स्थायी रूप से बढ़ा सकता है और उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। 7 साल में वह कभी अपने आंकड़े नहीं बढ़ा पाया था, पर अब नेक्रोमेंसी से यह संभव हो गया है। यह चमत्कार समझकर वह खुशी से भर जाता है कि अगर वह लौट गया तो हंटर बन सकता है। थोड़ी देर बाद सिस्टम उसे वेटिंग रूम में जाने को कहता है। पोर्टल में कदम रखते ही वह गिर पड़ता है, क्योंकि खून बहुत बह चुका था। तभी हरी ऊर्जा उसे घेर लेती है और पल भर में उसके घाव भर जाते हैं। इतना खून बहने के बाद भी वह सही हो गया, यह उसे हैरानी में डाल देता है। और जब वह कमरे में एक बड़ा बिस्तर देखता है तो सोचता है कि इतनी बड़ी जगह में एक ही बिस्तर क्यों रखा है, पर वह उस पर लेटकर अगले कदमों के बारे में सोचने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या वह मीनार से बाहर निकल सकता है और क्यों उसे यहां बुलाया गया। तभी सिस्टम उसे 5 कमांड इस्तेमाल करने की अनुमति देता है: जानकारी, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री और ट्रायल, और इन्हें बोलने से सक्रिय किया जा सकता है। वह ट्रायल कमांड बोलता है और जानता है कि दूसरी मंजिल के ट्रायल के लिए 23 घंटे बचे हैं। वह कम्युनिटी खोलता है, जहां बाकी लोग भी उलझन में थे और जो हंटर नहीं थे, उन्हें भी यहां घसीटकर लाया गया था। तभी एडमिन चैट में आता है और सबकी मैसेजिंग बंद करके महत्वपूर्ण सूचना देता है कि ट्रायल में मिले पॉइंट ही यहां की मुद्रा हैं और बिना पॉइंट के एक बूंद पानी तक नहीं मिल सकती और पॉइंट सिर्फ ट्रायल से मिलते हैं। यह असली सर्वाइवल गेम जैसा है और हान समझ जाता है कि नियमों की आदत नहीं डाली तो मौत तय है। पानी तक पॉइंट से मिलता है, इसलिए जिंदा रहने का एक ही तरीका है, ट्रायल पास करते रहना। एडमिन यह सब कहकर निकल जाता है और सन युन मायूस हो जाता है, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह लौटकर हंटर बनेगा, लेकिन हकीकत उसे झकझोर देती है। हमारा लड़का लंबी तलवार को देखकर स्टोर खोलता है, क्योंकि यह हथियार जीवित रहने के लिए काफी नहीं है। नया हथियार लेने के बाद हान ट्रेनिंग शुरू करता है और सोचता है कि सभी हंटर्स ने टॉवर में प्रवेश करते ही अपने स्टैट्स खो दिए, लेकिन उसे लगता है कि जो स्किल उन्होंने पहले सीखी होंगी उन्हें सीखना आसान होगा, इसलिए वह जानता है कि वह उन हंटर्स जैसा नहीं है जो पहले से आगे हैं। वह पूरी ताकत से ट्रेनिंग करता है ताकि उनसे बराबरी कर सके। मेहनत की आग उसे थका देती है और वह जमीन पर गिरकर हांफता है, पर एक पल में उसकी सारी ऊर्जा वापस आ जाती है, क्योंकि वेटिंग रूम की हीलिंग उसे तुरंत ठीक कर देती है। जैसे ही वह अगली ट्रायल के लिए जोश से भरता है, उसका पेट भूख से गुड़गुड़ाता है। वह इन्वेंट्री में खाने के लिए देखता है और उसके पास सिर्फ 40 पॉइंट्स बचे हैं, जिनसे पानी वगैरह ले सकता है। वह खुद को किस्मत वाला मानता है कि उसे अतिरिक्त पॉइंट मिले, वरना वह शील्ड खरीदने तक का सपना भी नहीं देख सकता था।
अगली ट्रायल में अभी 17 मिनट बाकी हैं और चैट जो अभी तक शोर कर रही थी अब शांत हो चुकी है। पर सेऊंग यून के मन में शक है कि क्या वह फिर से बच पाएगा या नहीं। वह इस डर को झटककर जी जान से लड़ने की ठान लेता है। 10 सेकंड में ट्रायल शुरू होता है और हमारा लड़का दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है, जो इस बार एक जंगल है। ट्रायल का विषय है ऑर्क ट्राइब लीडर का समय सीमा के अंदर खून करना। वह एक चट्टान पर खड़ा गांव को देखता है और विशाल ऑर्क देखकर डर जाता है, पर और बड़ा डर यह है कि उसे उन्हीं के बीच कूदकर लीडर को मारना है। हिम्मत जुटाकर वह झाड़ियों में छुपकर ऑर्क्स को देखता है और सोचता है कि एक ऑर्क शिकारी से जीतना मुश्किल है और यहां तो बहुत सारे हैं। इतने ऑर्क्स को हराने के लिए कम से कम रैंक हंटर्स की पार्टी चाहिए, वरना लोग मर जाते हैं। वह बेबस होकर पीछे हट जाता है, पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है और उन्हें इन्वेंट्री में स्टोर भी कर पाता है। हमारा एमसी बताता है कि ऑर्क आलसी सुअर जैसे लगते हैं, पर वे बहुत मेहनती होते हैं। सुबह शिकार पर जाते हैं और शाम को लौटते हैं। इससे हान को प्लान सेट करने का बहुत समय मिल जाता है। वह समझ जाता है कि इस मुश्किल ट्रायल को पूरा करने का एकमात्र तरीका आग है। सही समय का इंतजार करने के बाद वह ऑर्क गांव के पास आग की लकड़ी फेंक देता है और देखते ही देखते पूरा जंगल जल उठता है। ऑर्क्स में अफरातफरी मचते ही वह अगला कदम उठाने को भागता है। वह गांव को आग से घेरने की योजना बनाता है ताकि लौटते हुए ऑर्क शिकारी से लड़ना न पड़े। इससे पहले उसे 2 ऑर्क वर्कर को मारना होगा। जैसे ही वर्कर पानी लाने दौड़ते हैं, हमारा लड़का पीछे से आकर एक को तलवार से मार देता है और उसकी आत्मा अवशोषित करता है, जिससे उसकी प्रोफिशिएंसी 9% बढ़ जाती है। तभी एक गार्ड ऑर्क पीछे खड़ा मिलता है और वह शील्ड से उसका वार रोकता है। हान स्टोर की गई आत्माओं से अपने स्टैट्स बढ़ाता है और ताकत बढ़ते ही वह गार्ड ऑर्क का सिर काट देता है। फास्ट रिकवरी स्किल उसे फिर से फ्रेश कर देती है और गार्ड की आत्मा अवशोषित करने से उसकी स्टैमिना भी बढ़ जाती है। स्टैट्स बढ़ने से वह कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अगर यह जारी रहा तो गार्ड जैसे दुश्मनों से खतरा कम हो जाएगा। उसे पता है कि 3 वर्कर, एक गार्ड और एक बूढ़ा क्लैन हेड है, और अगर वह गार्ड को हटा दे तो क्लैन हेड को मारना मुश्किल नहीं होगा। गार्ड की आत्मा लेने के बाद वह जोश में भर जाता है, क्योंकि अब वर्कर्स उसे डराते नहीं हैं और वह हमला शुरू कर देता है। वर्कर्स को मारने के बाद वह देखता है कि गार्ड क्लैन हेड से अलग हो गया है, यानी उसने उसकी सुरक्षा छोड़ दी है। अब यही गार्ड आखिरी बाधा है। हमारा लड़का राक्षसों को काटते हुए आगे बढ़ता है और अधिकतर को मारने के बाद सिर्फ गार्ड बचता है। तभी क्लैन हेड आग का हमला करता है और आग का तूफान सन यून पर टकराता है, पर उसकी शील्ड उसे बचा लेती है। आग इतनी तेज थी कि उसे राख बना देती, पर शील्ड सब झेल जाती है। क्लैन हेड सोचता है कि दुश्मन मर गया, पर जैसे ही धूल हटती है हमारा एमसी जिंदा खड़ा मिलता है। कपड़े जले हुए, शील्ड पर निशान, लेकिन वह जीवित है। इसी के साथ वह आग सहने की उपलब्धि हासिल करता है और उसे फायर रेजिस्टेंस नामक नई स्किल मिलती है। इस नई आइकॉनिक स्किल के साथ अब ये ऑर्क उसके लिए सिर्फ मांस है। हा की आंखों में क्रोध चमकते ही वह कबीले के मुखिया पर हमला करता है और बेरहमी से उसके दोनों हाथ काट देता है। ओरक दर्द से चीखता हुआ तंबू के अंदर भाग जाता है। तभी हनुंगयू अंदर जाता है और स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वह देखता है कि कबीले का मुखिया अपने डरे हुए बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हा को एहसास होता है कि ये राक्षस भी अपने परिवार की कद्र करते हैं। यह दृश्य उसे अपने माता पिता की वह याद दिला देता है जब उन्होंने राक्षसों के हमले में उसे भागकर बचने को कहा था और खुद मारे गए थे। फिर छोटा ओरक चाकू लेकर हा पर हमला करने आता है, पर हा उसे मूर्ख समझकर तलवार के पिछले हिस्से से उसके सिर पर प्रहार करता है और फिर कबीले के मुखिया की हत्या कर दूसरे तल को पूरा करता है। प्रतीक्षा कक्ष में उसका ढाल पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन उसी की वजह से वह बच जाता है। वह चैट खोलकर देखता है कि अधिकतर लोग मर चुके हैं और एक सदस्य ने संदेश छोड़ा है कि उसने प्रश्नपत्र के जरिए पृथ्वी लौटने का तरीका खोज लिया है। जानकारियां सक्रिय करने पर हा को पता चलता है कि हर तल पर उसे एक प्रश्नपत्र मिलेगा, जिससे वह संचालक से उत्तर पा सकता है और सब लोग इसी से मिली जानकारियां साझा करते हैं। मुख्य सूचना यह है कि 5वें तल को पूरा करने पर कुछ दिनों के लिए पृथ्वी लौटने वाला पत्थर खरीदा जा सकता है और 7वें तल के बाद ऐसे सामान मिलते हैं जिनसे स्थायी रूप से पृथ्वी लौटा जा सकता है।
यह सब समझकर हा सोचता है कि यदि वह अभी पृथ्वी लौटे तो आसानी से ईस्टर का शिकारी बन सकता है, पर यह दबाव उसे भीतर से तोड़ता है, क्योंकि यदि यह शक्ति उसे पृथ्वी पर मिलती तो यह धोखा माना जाता। वह उदास हो जाता है, पर खुद को संभालता है, क्योंकि उसके आंकड़े अब 0 से बढ़कर लगभग 20 तक पहुंच रहे हैं। वह जान जोखिम में डालकर प्राप्त 5 आत्माएं अवशोषित करता है, जिससे उसका शरीर शक्ति से भर जाता है और वह इतनी तेज गति से दौड़ता है कि दीवार से टकराकर उसकी नाक से खून निकल आता है। फिर वह 2100 अंकों वाला विशाल मृत वृक्ष का ढाल खरीदता है, जिसमें शक्ति घटते ही बढ़ोतरी का प्रभाव सक्रिय हो जाता है। वह पिछली परीक्षा से मिले काले इस्पात वाले छुरे और हत्यारे के लबादे का उपयोग करता है, जो हर आंकड़े को 5 बढ़ाता है और गति भी बढ़ाता है। सब तैयारी कर वह अगली परीक्षा तक अभ्यास करता है और तीसरे तल पर पहुंचता है, जहां परीक्षा एक द्वंद्व होती है। गुफा में अंधकार का संरक्षक प्रकट होता है, जो इतना तीव्र है कि उसकी कोई भी हलचल महसूस नहीं कर पाता और पल भर में उस पर वार कर देता है। उसे बताया जाता है कि यह संरक्षक की परछाई जैसा प्रतिरूप है, जो उसकी हर चाल नकल करता है। शीघ्र उपचार कौशल का उपयोग कर बचता है और समझता है कि प्रतिद्वंद्वी की चालें उसकी चाल जैसी ही हैं। वह टकराकर जांचता है और एक प्रहार सफल करता है, पर उसे पता चलता है कि वह राक्षस उपचार भी कर सकता है। फिर वही राक्षस पर वैसी ही चालें करता है जैसी ने पहले की थीं। हत्यारे के लबादे का प्रभाव सक्रिय करता है और 1 ही मिनट में अंत करने का निश्चय करता है। वह कुछ क्षति पहुंचाता है, पर तभी प्रतिरूप शक्तिशाली होकर उसका हाथ काट देता है और दर्द से चीख उठता है। सन यू अंधकार के संरक्षक को देखता है और पाता है कि वह स्थिर खड़ा है। हमारा योद्धा जानता है कि उसके ठीक होने में समय लगेगा और इसे मारने का यही मौका है, पर हाथ कट जाने के कारण वह बिना तलवार के मारने का तरीका सोचता है। तभी उसके मन में एक साहसी विचार आता है और वह सोचता है कि व्यर्थ मरने से बेहतर है कोशिश करते हुए मरना। वह ढाल से उस पर जोरदार वार करता है, जिससे अंधकार का संरक्षक गिर पड़ता है और मौका देखकर सेओंग-यू पूरी शक्ति से ढाल का प्रहार कर उसे समाप्त कर देता है। प्रणाली उसे तीसरे तल को पार करने पर बधाई देती है। चौथे तल के प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही उसके सभी घाव और दुष्प्रभाव ठीक हो जाते हैं, जिसे वह दीवार पर प्रहार कर परखता है और संतुष्ट होता है। फिर वह उस प्रतिरूप आत्मा के बारे में सोचता है जिसे उसने गुफा में पाया था और मानता है कि वह उसकी अब तक की सबसे शक्तिशाली प्राप्ति है। तभी प्रणाली बताती है कि उसकी मृतविद्या की दक्षता 100% हो गई है और उसका स्तर बढ़कर ही हो गया है, जिससे वह आत्माओं के कौशल भी अवशोषित कर सकता है, तथा अब उसे एक अतिरिक्त प्रभाव भी मिला है, जिससे वह आत्मा के जागृत कौशलों में से एक को यादृच्छिक रूप से प्राप्त कर सकता है। मृत्यु की आत्मा अवशोषित करते समय उसे एहसास होता है कि मृत्यु के निकट पहुंचने पर ही उसे शीघ्र उपचार जैसा कौशल मिला था। वह जानता है कि कौशल पाना आसान नहीं होता, इसलिए ऐसी अद्वितीय शक्ति पाकर वह भाग्य आजमाने का निर्णय लेता है। वह चौथे तल के समुदाय में प्रवेश कर लॉबी में सहजता से प्रतीक्षा करता है और स्क्रीन पर अगली परीक्षा की सूचना देखता है, जिसमें सभी को एक दल बनाकर संयुक्त परीक्षा देनी होती है। एक प्रतिद्वंद्वी शिकारी टिप्पणी करता है कि ऐसी प्रतियोगिता में शिकारी एक दूसरे को मार देंगे, जिससे वह स्तब्ध रह जाता है। अगली परीक्षा शुरू होती है और प्रणाली बताती है कि उसे एक अन्य चुनौतीकर्ता के साथ मिलकर एक दिन के भीतर गोब्लिन राजा को हराना होगा। असफल होने पर मृत्यु दंड मिलेगा। 2 अन्य शिकारियों के सामने प्रकट होता है। लड़की ली हॉन अपना परिचय देती है कि वह पृथ्वी पर ईस्टर की शिकारी थी और दल को सहयोग देना उसका विशेष कौशल है। दूसरा लड़का ली सेओंग-हून धरातली युद्ध में निपुण तथा डी स्तर का शिकारी था, इसलिए उसका व्यवहार घमंडी है। हमारा साथी बताता है कि वह भी निकट युद्ध में सक्षम है, पर शिकारी नहीं था, केवल बनने की इच्छा रखता था। यह सुनकर सेओंग-हून उसे नीचा दिखाते हुए चिढ़ता है और चेतावनी देता है कि यदि वह दल के लिए बोझ बना तो बाहर कर दिया जाएगा। को पुराने अपमान याद आते हैं, पर वह जानता है कि हून की कला वास्तविक है, इसलिए शांत रहता है और समझता है कि इस मीनार में केवल कौशल मायने रखते हैं। प्रणाली बताती है कि यह 3 बनाम 3 प्रतियोगिता है, जिसमें अपनी टीम के साथ मिलकर दूसरे दल से पहले परीक्षा पार करनी होगी और किले के द्वार खुल जाते हैं। ली गोब्लिनों से जूझता है और उनके संगठित आक्रमण से चकित हो जाता है तथा हमारे साथी को लड़ने को चिल्लाता है।
हमारा योद्धा उसकी मूर्खता पर खींचता है और ली हायान मदद का आश्वासन देती है, पर सेउंगहून उस पर चिल्लाकर तुरंत उसे बलवर्धन देने का आदेश देता है, जबकि उसके सभी सहायक मंत्र समाप्त हो चुके होते हैं। तभी हा स्वयं आगे बढ़कर अपने साथी की मदद करने की बात कहता है और ली हायान चिंतित होकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सारे गोबलिन पहले ही मर चुके हैं। सेउंगहून झुंझला जाता है और असफलता का दोष हमारे नए साथी पर मढ़ने लगता है। तभी एक गोबलिन उस पर हमला करता है, पर हा सेओंगयू प्रकट होकर उसे मार देता है और हून से कहता है कि वह केवल रास्ते में आ रहा है, क्योंकि अब हा की आभा पूरी तरह बदल चुकी है। वह गोबलिनों को रेशे रेशे काट देता है और गोबलिन शिकारी का खिताब पा लेता है। हमारा साथी बड़े घमंडी को उल्टा जवाब देता है कि अब वह ही बोझ बन रहा है और हा तेजी से सभी को चीरता फाड़ता आगे बढ़ता है। ली हॉन आश्चर्य से देखती रह जाती है जब हा को दुश्मनों को हवा की तरह चीरते देखती है। गोबलिनों की आत्माएं मंडराती हैं और हमारा योद्धा महसूस करता है कि वे उसकी अद्वितीय तलवार ऊर्जा को नहीं पहचान सकती, इसलिए वह उन्हें आसानी से अवशोषित करता है और अपने आंकड़े बढ़ा लेता है। साथ ही गोबलिनों का एक कौशल भी उसे मिलता है जो क्षेत्र दृष्टि बढ़ाकर दुश्मनों को पहले से देख पाने में मदद करता है। वह गोबलिन की दृष्टि अनुभव करते हुए मुस्कुराता है, क्योंकि उसे बड़ा लाभ मिल गया है। दल पुनः मिलता है और अक्षम लीहा के पास आकर बकवास करता है कि नया लड़का कमजोर गोबलिनों के सामने बस किस्मत से बच गया। वह डर छिपाने को हंसता है, पर हमारा साथी सीधा बोल देता है कि अब से वह ही नेतृत्व करेगा और आदेश देगा ताकि पूरी टीम अधिक प्रभावी हो सके। हान अपनी घातक नजर से डी रैंक वाले बदमाश को तुरंत दबा देता है और ली से पूछता है कि क्या उसे कोई समस्या है। ली तुरंत झुक जाता है और पूछता है कि अब आगे क्या करना है। सन युन उसे लड़की शिकारी ली हान की रक्षा करने का आदेश देता है और लड़की से पीछे से रास्ता दिखाने को कहता है। हान खुशी से मान जाता है और तीनों फिर से खोज शुरू करते हैं। हमारा नायक युद्ध क्षेत्र में बिजली की तरह दौड़ता है और गोबलिनों का कत्लेआम कर देता है। वह मरे हुए गोबलिनों की आत्माएं लगातार करता रहता है, जिससे उसकी दक्षता बार बार बढ़ती जाती है। बताया जाता है कि तीसरे परीक्षण के समाप्त होने में अभी 14 घंटे बाकी हैं। आगे चलते समय ली ह्यान को शक होता है, क्योंकि पहले गोबलिन नियमित रूप से दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब अचानक अजीब सन्नाटा छा जाता है। तभी हान कुछ महसूस करता है और तेजी से आगे भागता है, जहां वे देखते हैं कि उनके पहुंचने से पहले ही गोबलिनों के नौकर मारे जा चुके हैं। हमारा नायक तुरंत समझ जाता है कि दूसरी टीम उनसे पहले यहां से गुजर चुकी है, जबकि ली सेउंगहुन यह सोचकर हैरान रह जाता है कि दूसरी टीम ने दुश्मनों को इतनी जल्दी निपटा दिया। सन युन गोबलिन के खून को छूता है और पाता है कि वह अभी भी गर्म है, जिससे स्थिति की गंभीरता बढ़ जाती है और अब उन्हें तुरंत आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर दूसरी टीम ने गोबलिन बॉस को पहले मार दिया तो इन्हें दंड मिलेगा, जो कि मृत्यु है। हान सभी से कहता है कि जल्दी करनी होगी। उधर दूसरी टीम और गोबलिनों से लड़ रही होती है और उनका नेता ली सियोन राक्षसों को मारते हुए घिन महसूस करता है, लेकिन डरावनी मुस्कान के साथ आखिरी गोबलिन का सिर काट देता है। टीम के सदस्य उसकी तारीफ करते हैं, जबकि ली सियोन घमंड में कहता है कि सारी शिकार वही अकेले कर रहा है। वह अपने साथी ली जनहो से पूछता है कि क्या उसे मजा आ रहा है, क्योंकि वह बस ढोया जा रहा है, और उसे बॉस रूम का दरवाजा खोलने का आदेश देता है ताकि वे वापस जा सकें। डरा हुआ ली जुन्हो दरवाजे के पास जाता है और सोचता है कि वह फंस गया है। तभी सिस्टम घोषणा करता है कि सभी चुनौतीकर्ता गोबलिन किंग के सर्पिल टॉवर में प्रवेश करेंगे और बॉस युद्ध तब शुरू होगा जब दो में से केवल एक टीम बचेगी। एक डरावनी लाल आभा सबको घेर लेती है और अब कोई भी इस स्थान से बाहर नहीं जा सकता। तभी हानुम युन की टीम सर्पिल टॉवर पर पहुंचती है और दूसरी टीम को जीवित देखकर ली सियोन को चिढ़ होती है। हमारा नायक अपनी टीम को बताता है कि वह अकेले ही दूसरी टीम से लड़ेगा और ली ह्यान से केवल फुर्ती बढ़ाने वाला बफ मांगता है। लड़की शिकारी चिंता जताती है, क्योंकि उसने सनुंग युन की ताकत अपनी आंखों से देखी है, लेकिन फिर भी इंसान शिकारी राक्षसों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हान उसकी बात समझता है और कहता है कि अगर स्थिति खतरनाक हुई तो वह बता देगा और बैकअप हान पर छोड़ देगा। फुर्ती बढ़ते ही हमारा नायक दुश्मनों की ओर बढ़ता है और पूरी तरह एक हत्यारे जैसा एहसास देता है। चलते हुए सनुंग युन सोचता है कि वह औसत शिकारी से बेहतर है और 30 से ज्यादा गोबलिन मार चुका है। उधर ली सियोन की टीम मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है।
हमारा नायक पल भर में सामने वाले पर टूट पड़ता है और उसकी भयानक आभा देखकर ली सियोन डरकर कायरों की तरह अपने साथी ली जुन्हो के पीछे छिप जाता है और उसे पूरी ताकत से ढाल इस्तेमाल करने का आदेश देता है। जुन्हो ढाल सक्रिय करता है और एक सुरक्षा अवरोध फैल जाता है, लेकिन हान अपनी जबरदस्त ताकत से तलवार के एक वार में उस अवरोध को तोड़ देता है। टूटी हुई ढाल के टुकड़े दुश्मनों पर बरसते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर हमारा नायक एक ही झटके में 2 लोगों को काट गिराता है। अब केवल ली सान बचता है और दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू होती है। दोनों वार बचाते और पलटवार करते रहते हैं। तभी हान को कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उससे ज्यादा कुशल है, फिर भी यह आदमी अजीब तरीके से हर वार रोक रहा है। हान और ज्यादा ताकत लगाने का फैसला करता है और पीछे से हमला कर उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन चौंकाने वाले तरीके से वह आदमी ऐसे बच जाता है जैसे उसकी पीठ पर भी आंखें हों। तभी हान चमकती लाल आंखें देखता है और समझ जाता है कि वह उसकी तलवार की चाल देख सकता है। तभी सन युन एक चौंकाने वाली योजना बनाता है और अपनी ढाल ली सियोन की ओर फेंक देता है, जिससे उसकी दृष्टि बाधित हो जाती है और उसका कौशल काम नहीं करता। ढाल से उसका दृश्य जाम होते ही हान तुरंत हमला करता है और एक ही क्षण में ली सियोन को छेद कर मार देता है। इसके साथ ही हमारा नायक एक विशेष कार्य पूरा करता है और अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त करता है। जब वह चुनौतीकर्ताओं को बेरहमी से मार चुका होता है तो ली हान देखती है कि उसके हाथ कांप रहे हैं और उनसे खून टपक रहा है, और वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। सनुंग युन के चेहरे पर उदासी छा जाती है, लेकिन वह कहता है कि वह ठीक है। ली हान समझ जाती है कि उसने पहली बार किसी इंसान को मारा है और यही झटका है, क्योंकि वह सोचती थी कि वह ठंडा और बेहद मजबूत है। फिर भी समय गवाए बिना हान तुरंत बॉस लड़ाई शुरू करने का फैसला करता है और हान तथा ली सेउंग हुन भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नायक परीक्षण के लक्ष्य गोब्लिन किंग को बेहद आसानी से हरा देता है, जिससे ली को लगता है कि वह किसी राक्षस से कम नहीं है। इसके साथ चौथे तल का परीक्षण पूरा होता है और इनाम में सभी के आंकड़े 4 बढ़ जाते हैं तथा एक त्वरित गति कौशल बोनस के रूप में मिलता है। ली सेउंग हुन सबसे पहले लॉबी में जाता है और जब हमारा नायक हान को सुरक्षित वापसी की शुभकामना देता है तो वह भी बदले में कुछ कहती है। लड़की शिकारी आगे बढ़कर हमारे नायक से कहती है कि उसने वही किया जो जरूरी था और इंसानों को मारने का फैसला जीवित रहने के लिए आवश्यक था। वह साफ कहती है कि अगर सन युन यह नहीं करता तो वह खुद करती। यह सुनकर हमारा नायक मुस्कुराता है और हान उसे मित्र अनुरोध भेजती है। लड़की हान का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसी की वजह से वे चौथा परीक्षण जीत पाए, लेकिन उसे थोड़ा अफसोस होता है कि उसे कोई इनाम नहीं मिला। हान शर्माते हुए हमारे नायक से कहती है कि जब वह बाद में पृथ्वी लौटे तो उसे जरूर ढूंढे और बताती है कि वह हाइट सिल्वर गिल्ड से है। यह कहकर वह चली जाती है और हमारा नायक लाल पड़ जाता है। अब अकेला बचने पर उसके सामने यह फैसला होता है कि क्या वह इंसानों की आत्माएं भी करेगा या नहीं। वह बताता है कि जब उसे पहली बार इस शक्ति का पता चला था तो उसने इसे टाल दिया था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने पर वह एक ऐसी रेखा पार कर लेगा जिससे वापस लौटना संभव नहीं होगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैलती है और उसी क्षण वह अपना मन बना लेता है। हान तर्क से सोचता है और निष्कर्ष निकालता है कि इससे वह और शक्तिशाली बनेगा, लेकिन वह बिना जरूरत लोगों को नहीं मारेगा जब तक परिस्थिति मजबूर न करे। इसके बाद वह तीव्र उद्देश्य के साथ मानव आत्मा को करता है। तब यह स्पष्ट होता है कि शिकारी बनने का सपना उसके भीतर छिपी दूसरी इच्छाओं को भी जगा चुका है और परीक्षणों के इस टॉवर ने उसे अवसर दिया है जिसे वह किसी भी हाल में जाने नहीं देगा। आगे बढ़ने की जलती हुई चाह के साथ हान 5वें तल की लॉबी में प्रवेश करता है, जहां सिस्टम एक नया फीचर खोलता है जिसे परीक्षण कुलांकन कहा जाता है, जो सभी चुनौतीकर्ताओं की रैंक तय करेगा। सिस्टम उससे उपयोगकर्ता नाम मांगता है और वह हंटर नाम चुनता है। रैंक पैनल में पहले 5 स्थान एसएस रैंक शिकारियों के होते हैं, जिसे देखकर वह सोचता है कि क्या वह भी सूची में है, और ऊपर स्क्रॉल करने पर चौंकते हुए देखता है कि उसका नाम 16वें स्थान पर है। यह रैंक उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है। सिस्टम समझाता है कि शीर्ष 50 को अग्रदूत कहा जाएगा, जिन्हें 8वें तल पर विशेष लाभ मिलेंगे, और यदि वे वहां तक अग्रदूत बने रहे तो उन्हें हेलो नाम का विशेष अधिकार मिलेगा। हान सोचता है कि यह किसी कौशल जैसा होगा और समय आने पर सब समझ जाएगा। वह 3 मानव आत्माओं को करता है और ऊर्जा के उफान के साथ उसे लगता है कि उसने सच में इंसानी सीमाएं पार कर ली हैं।
बाद में वह एक वापसी पत्थर खरीदता है जिससे 3 दिनों के लिए अपने मूल स्थान पर लौटा जा सकता है और यह जांचने के लिए उसका उपयोग करता है कि क्या वह उपकरण भी साथ ला सकता है। पत्थर का उपयोग करते ही वह पृथ्वी पर लौट आता है और उसकी शक्तियां अब बिल्कुल अलग स्तर की होती हैं। खिलाड़ी हान की पृथ्वी पर वापसी की इच्छा स्वीकार होती है और वह एक पोर्टल से गिरता हुआ अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसे 3 दिनों में फिर से परीक्षण टावर में लौटना होगा। कुछ देर बाद सन युन आंखें खोलता है और खुद को अपने कमरे में पाकर हैरान होता है कि वह सच में घर आ गया है। वह सबसे पहले नींद को प्राथमिकता देता है क्योंकि प्रतीक्षालय की तुलना में यह बिस्तर स्वर्ग जैसा है, लेकिन तभी तेज बदबू से उसे एहसास होता है कि उसे नहाने की जरूरत है। उठते समय वह देखता है कि टॉवर से लाए गए हथियार भी उसके साथ हैं, जिससे साबित होता है कि उपकरणों को पृथ्वी पर लाना संभव है और इसका मतलब है कि दूसरे खिलाड़ी भी ऐसा कर सकते हैं। वह समझ जाता है कि आने वाले समय में वस्तुएं आम होंगी और शिकारी सामानों की कीमत गिर सकती है, इसलिए वह खंजर बेचने का फैसला करता है। नोट्स देखते हुए उसे याद आता है कि वह अगली बार पृथ्वी लौटने पर शिकारी परीक्षा देने वाला था और लगता है कि वह सोच से ज्यादा व्यस्त होने वाला है। इसी बीच व्हाइट लोटस हंटर ट्रेनिंग सेंटर के निदेशक हुआंग मनहो को हान सनुंग युन का फोन आता है और मनहो उसे तुरंत पहचान लेता है। वह सदस्यता शुल्क वापस भेजने की बात करता है, लेकिन हान मना कर देता है और बदले में एक एहसान मांगता है। निदेशक उसे अभ्यास की अनुमति नहीं देता तो सन युन सीधे शिकारी परीक्षा में मदद की बात करता है। मनहो याद दिलाता है कि पिछली बार हान फेल हुआ था और उसकी रैंक एफ थी, जो सबसे निचली थी, और वह उसका मजाक उड़ाता है कि उसमें कोई कौशल नहीं था, लेकिन हान शुल्क देने की बात कहकर उसे चुप करा देता है और निदेशक इनकार नहीं कर पाता। सौदा तय होने के बाद हान उसी दिन परीक्षा दिलाने को कहता है। बाद में नहाकर आईने में देखता है कि उसका शरीर अब बेहतर बन चुका है, लेकिन समय कम होने के कारण वह जल्दी करता है और अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए उस सामान्य जीवन के बारे में सोचता है जिसकी उसने हमेशा चाह की थी, जहां बिना अपमान के जी सके। पड़ोसन को नमस्ते करते ही वह समझ जाती है कि हान एक ऐसा आदमी है जो शिकारी बनने की कोशिश कर रहा है। हमारा नायक विदा लेता है तो पड़ोसन उसके प्रभावशाली आभामंडल से मन ही मन प्रभावित हो जाती है और सोचती है कि क्या वह हमेशा से इतना लंबा था। बाहर हान टैक्सी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है, तो वह अपनी ताकत का सहारा लेते हुए दौड़कर जाने का फैसला करता है क्योंकि इस तरह वह जल्दी पहुंच सकता है। कुछ ही देर में वह हंटर एसोसिएशन पहुंचता है, जहां काफी समय बाद निदेशक हुआंग से उसकी मुलाकात होती है। सन युन जब कहता है कि हाल ही में वह अजीब चीजों से जूझ रहा है, तो वह निदेशक को उलझन में डाल देता है और मन हो सोचता रह जाता है कि उस लड़के का मतलब क्या था। इसी दौरान निरीक्षक किम इन हुआंग को बताता है कि वही हंटर परीक्षा का मूल्यांकन करेगा और समझाता है कि हुआंग के पर्यवेक्षक होने के कारण हान को सैद्धांतिक परीक्षा और साक्षात्कार से छूट है। प्रक्रिया से परिचित होने के कारण वे सीधे परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा क्षेत्र में सन युन को एक तलवार दी जाती है और मनहो निरीक्षक किम से जानबूझकर परीक्षा कठिन बनाने को कहता है ताकि हान असफल हो जाए। किम भरोसा दिलाता है कि उसने तलवार उपयोगकर्ता के लिए सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी चुना है। इसके बाद वह हान से कठिनाई स्तर 1 से 10 के बीच चुनने को कहता है। अतीत की घटनाएं याद करते हुए सन युन सोचता है कि वह हमेशा स्तर 1 चुनता था और कमजोर होने के कारण गोबलिन से भी हार जाता था। निदेशक हुआंग को पूरा भरोसा होता है कि हान फिर से स्तर 1 ही चुनेगा, लेकिन अचानक सब चौंक जाते हैं जब हान कठिनाई स्तर 10 चुनता है और हुआंग सदमे में उसे पागल कह बैठता है। जल्द ही हंटर परीक्षा शुरू होती है और हान को फीनिक्स का शिकार करने भेजा जाता है। फीनिक्स के दहाड़ते ही शिकारी के कौशल के कारण हान की गति 25% कम हो जाती है और तभी वह देखता है कि उसकी तलवार में दरारें हैं। जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि हुआंग मनहो ने जानबूझकर हथियार में छेड़छाड़ की थी ताकि हान असफल हो जाए। हुआंग को पूरा विश्वास होता है कि बिना तलवार हान कुछ नहीं कर पाएगा और वह घमंड में डूबा रहता है। दूसरी ओर सन युन स्थिर खड़ा होकर फीनिक्स का सामना करता है। कहानी निदेशक हुआंग के दृष्टिकोण में बदलती है, जहां बताया जाता है कि उसने भी कभी हंटर परीक्षा पास की थी और शुरुआत में खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था, लेकिन समय के साथ दूसरों से पिछड़ गया और अंततः प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि हंटरों की दुनिया में जन्मजात प्रतिभा ही सब कुछ मानी जाती है। इस कठोर सच्चाई को स्वीकार कर उसने मेहनत करना छोड़ दिया और अब वह हान के पतन को देखना चाहता है क्योंकि उसे उन लोगों से ईर्ष्या होती है जो लगातार मेहनत करते हैं।
परीक्षा क्षेत्र में फीनिक्स हान की तलवार से टकराता है और वह एक ही वार में टूट जाती है, जिससे हान चकित रह जाता है क्योंकि इतनी घटिया तलवार भी यूं नहीं टूटती। वह समझ जाता है कि हथियार से छेड़छाड़ की गई है, जबकि निदेशक दुष्ट मुस्कान के साथ उसकी हार का इंतजार करता है। तभी फीनिक्स उसकी ओर बढ़ता है और बिना हथियार के हान इसे अपने नए कौशल त्वरित त्वरण को परखने का अवसर मानता है, जो उसे चौथे परीक्षण के बाद मिला था। वह कौशल सक्रिय करता है और बिजली की तरह दौड़ता है। उसकी गति से वह खुद भी प्रभावित हो जाता है। वह पूरी ताकत से छत पर वार करता है, जिससे वह टूट जाती है और उछलकर टूटी तलवार को फीनिक्स की आंख में घोंप देता है, लेकिन तलवार छोटी होने के कारण असर नहीं होता। तुरंत वह टूटी जमीन से एक ईंट उठाकर फीनिक्स की ओर फेंकता है, जो इतनी तेजी से जाती है कि फीनिक्स को दो हिस्सों में काट देती है और उस धातु की दीवार को भी भेद देती है जहां निरीक्षक और निदेशक खड़े होते हैं। उड़ती ईंट से वे लगभग मारे ही जाते हैं। इसी के साथ परीक्षा समाप्त होती है और हान हंसते हुए माफी मांगता है, जबकि भीतर ही भीतर उसने बिल्कुल सही जगह निशाना लगाया होता है। इसके बाद वह आधिकारिक रूप से हंटर के रूप में पंजीकृत हो जाता है, जिससे वह डंजन में प्रवेश और वस्तुएं बेचने का अधिकार पा लेता है। दूसरी ओर निदेशक हुआंग गुस्से से उबलता हुआ निरीक्षक से जवाब मांगता है, क्योंकि उसने तो हान को 10 सेकंड में फेल कराने को कहा था। निरीक्षक इसे मजाक समझते हुए कहता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की और हान की क्षमताओं को देखते हुए परीक्षा को अधिकतम कठिन बनाया गया था। निदेशक जिद करता है कि कम से कम उसकी रैंक ए कर दी जाए, लेकिन निरीक्षक बताता है कि यह संभव नहीं, क्योंकि हान ने 10 सेकंड में ऐसा राक्षस मार दिया जो कम से कम डी रैंक दिलाने के लिए पर्याप्त है, और इससे कम देने पर एसोसिएशन शिकायत कर देती। ईर्ष्या से अंधा हुआ हुआंग जबरन रैंक बदलवाने की कोशिश करता है। तभी हान कमरे में अपना हंटर लाइसेंस लहराते हुए प्रवेश करता है। निरीक्षक उसे बधाई देता है और हान निदेशक से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वह ठीक नहीं लग रहा। निदेशक घबराकर उसे शुभकामनाएं देता है और उसे हंटर स्युंग युन कहकर संबोधित करता है। ऐसा लगता है कि हान स्युंग युन अब उन सभी अपमानों का हिसाब चुकता करने आ गया है जो उसे कभी निदेशक के शब्दों से सहने पड़े थे। जब हमारा नायक माहौल की जमी बर्फ तोड़ते हुए निदेशक हुआंग को याद दिलाता है कि सेवानिवृत्ति से पहले वह स्वयं सी रैंक हंटर था, तो वातावरण में तनाव फैल जाता है। निदेशक पूछता है कि यह बातचीत किस दिशा में जा रही है। तभी सन युन उसे पिछली बार कहा गया असफल शब्द याद दिलाता है। अचानक हुआंग आपा खो बैठता है और हान को मारने दौड़ता है, लेकिन यह उकसावा पूरी तरह सफल रहता है, क्योंकि हान आसानी से वार से बचते हुए आत्मरक्षा के नाम पर हुआंग के पेट में जोरदार घूंसा मारता है और अंत में उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ देता है, जो उसके अपमान का बदला होता है। हुआंग बुरी तरह पिट जाता है और खून बहने लगता है, लेकिन उससे ज्यादा वह इस बात से स्तब्ध होता है कि एक साधारण सी रैंक में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। इसके बाद निरीक्षक किम सन युन को हंटर एसोसिएशन का विशेष हंटर बनने का प्रस्ताव देता है और बताता है कि न्यूनतम वेतन 10 लाख होगा, जिसे वह फायदे का सौदा कहता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर हान चौंक जाता है और किम समझाता है कि यह उसकी संभावनाओं को देखकर तय किया गया है। उसी क्षण हान निदेशक किम को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। जब उसे पता चलता है कि उसने परीक्षा की कठिनाई से छेड़छाड़ की थी, जिससे निदेशक हक्का बक्का रह जाता है, फिर भी हान कहता है कि वह इस पर विवाद नहीं करेगा, लेकिन स्पष्ट कर देता है कि जिस पर भरोसा न हो उसके साथ अनुबंध नहीं कर सकता, और यह कहकर वह किम का कार्ड नाटकीय ढंग से फेंककर चला जाता है। 2 दिन बाद वास्तविक दुनिया में ट्रायल्स के टावर से जुड़े अजीब घटनाक्रम की अफवाहें तेजी से फैलती हैं और हान जान जाता है कि अब सबको टावर के बारे में पता है। वह उपकरण अच्छे दाम पर बेचकर 3 दिन का सही उपयोग करता है और समय आते ही फिर से टावर में लौट जाता है, जहां वह फिर से मजबूत बनने के रोमांच को महसूस करता है। वह मुस्कुराता है और सोचता है कि लौटकर वह और भी व्यस्त रहेगा। अपेक्षा के अनुसार वह टावर और वास्तविक दुनिया दोनों में अपने आइटम स्वतंत्र रूप से उपयोग कर पाता है और पृथ्वी से लाए गए सभी सामान को इन्वेंट्री में रखकर बिना समय गंवाए 5वीं मंजिल की तैयारी करता है। तभी उसे फर्स्ट रिटर्नर उपलब्धि मिलती है और सत्य की आंखें नामक कौशल उत्पन्न होता है, जो बैंगनी आभा छोड़ते हुए किसी भी वस्तु का विवरण और किसी व्यक्ति की बात की सच्चाई देखने की क्षमता देता है। हान समझ जाता है कि यह कौशल वस्तुओं के साथ साथ झूठ पकड़ने में भी काम आएगा और इसे अप्रत्याशित सौभाग्य मानता है। इसके बाद वह भारी कीमत पर एक बिजली की तलवार और एक रहस्यमय हंटर ढाल खरीदता है, जिसकी विशेषता यह है कि वार लगने पर 10% संभावना से शत्रु लकवाग्रस्त हो जाता है।
फिर वह एक दिन की समय सीमा वाले 5वें तल के परीक्षण में प्रवेश करता है, जहां शर्त होती है वुल्फ गॉर्ज के बॉस वुल्फ पर्सन को हराना और असफलता पर मृत्यु। वहां पहुंचकर वह खुद को भेड़ ईओ के झुंड से घिरा पाता है और उन्हें काटना शुरू करता है, लेकिन वे बहुत कमजोर लगते हैं। तभी एक विशाल सफेद भेड़िया छोटे भेड़िए को फाड़कर खा जाता है, जिसे देखकर हान रोमांचित हो उठता है और बिजली की तलवार से उन्मादी अंदाज में भेड़ियों का सहार करता है। इतनी ताकत पाकर वह खुद को थोड़ा पागल होता महसूस करता है। लड़ाई के बाद उसकी हंटर डैगर और फास्ट रिकवरी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन वह तलवार कौशल बढ़ाने का विचार करता है। अनेक भेड़ियों की आत्माएं सोखकर उसकी नेक्रोमेंसी दक्षता 16% पहुंचती है और आगे बढ़ते हुए वह केंद्र के पास पहुंचने लगता है, जहां उसे तलवार से मारे गए शक्तिशाली भेड़ियों के निशान मिलते हैं। सत्य की आंखें सक्रिय कर वह जानता है कि यह अत्यंत कुशल आभा से बने कट हैं। वातावरण भारी होता जाता है और अचानक वह एक ऊर्जा का पीछा करता है, जहां वह देखता है कि कोई रहस्यमय अस्तित्व वुल्फ गॉर्ज के बॉस से लड़कर उसे पराजित कर चुका है और इस प्रकार परीक्षण की सफलता की शर्तें पूरी हो जाती हैं। तभी सिस्टम कारण का विश्लेषण करता है और सन युन को पता चलता है कि उसके परीक्षण में एक घुसपैठिया पाया गया है। परीक्षण का उद्देश्य बदल दिया जाता है और उसे अंतरआयामी घुसपैठिए को मारने का नया आदेश मिलता है। हान एक ऐसे घुसपैठिए का सामना करता है जो दूसरे आयाम से आया एक कवचधारी शूरवीर है और कुछ क्षणों में वह समझ जाता है कि ट्रायल्स का टावर अन्य आयामों में भी मौजूद है। यह अजीब घटना उसे स्तब्ध कर देती है। तभी वह कवचधारी शूरवीर उपहास भरे स्वर में उससे बात करता है और एक तुच्छ बर्बर चुनौतीकर्ता के जीवित रहने पर आश्चर्य जताता है। वह मानता है कि हान इस परीक्षण का स्वामी है और उसे बर्बर कहकर मृत्यु के भय से डरा हुआ बताता है। यह सुनकर हान हल्की घबराहट के साथ मुस्कुराता है और समझ जाता है कि यह शत्रु साधारण नहीं है। कवचधारी मान लेता है कि भय ने हान की बुद्धि हर ली है और तलवार से उत्तर देने का निश्चय करता है। लड़ाई शुरू होते ही हान मरे हुए भेड़िए को उसकी ओर फेंकता है और उसी क्षण आक्रमण करता है, लेकिन उसकी बिजली की तलवार भारी कवच को भेद नहीं पाती। तभी शत्रु की तलवार से काली आभा निकलती है और एक ही वार में हान दूर जा गिरता है, जिससे उसकी कलाई मुड़ जाती है और खून बहने लगता है। शूरवीर उसकी आभा रोकने से प्रभावित होता है, लेकिन उसे लगभग निष्क्रिय मान लेता है। हान क्रोधित होकर पूछता है कि वह कौन है और उसके परीक्षण में क्यों घुसा। शत्रु बताता है कि 8वें स्तर के बाद सिस्टम में ट्रायल इन्वेजन जोड़ा गया है, जहां कोई भी खिलाड़ी टोकन खरीदकर दूसरे के परीक्षण में दखल दे सकता है, और यही उसने किया है। हान सत्य की आंखें सक्रिय कर उसकी बात की सच्चाई देखता है और पाता है कि वह सच बोल रहा है। तभी शूरवीर क्रोधित होकर उस पर वार करता है और उसे अपमानित करता है। इसी क्षण हान सच खोल देता है कि उसकी कलाई असल में दर्द के कारण नहीं बल्कि चाल के लिए पकड़ी हुई थी, क्योंकि उसकी तीव्र पुनर्जनन क्षमता उसे तुरंत ठीक कर देती है। उसकी बाह पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है, जिससे शूरवीर दंग रह जाता है। हान स्वीकार करता है कि वह तलवारबाज भी है और उपचारक भी, और लगातार और शक्तिशाली होता जा रहा है। यही मोड़ है जहां उसकी असली शक्ति जागती है। वह मृत आत्माओं को समाहित कर अपने आंकड़े बढ़ाता है। ऊर्जा उमड़ पड़ती है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह हत्यारे की चोगा क्षमता सक्रिय कर गति बढ़ाता है, जिससे शत्रु चकित रह जाता है कि 5वें स्तर का खिलाड़ी इतने कौशल कैसे रख सकता है। इसके बाद दोनों के बीच भीषण तलवार युद्ध शुरू होता है, लेकिन आयामों का अंतर घुसपैठिए की वास्तविक शक्ति को सीमित कर देता है। हमारा लड़का देखता है कि बख्तरबंद दुश्मन फिर से अपनी डार्क ऑरा का इस्तेमाल कर रहा है और वह तलवार के वार से बस 1 इंच के फासले से बच जाता है, जो लगभग हान को लग ही जाती है। घुसपैठिया जबरदस्त रफ्तार से पलटवार करता है और हमारा लड़का समझ जाता है कि यह ऑरा स्किल हाई लेवल की है, जो भारी नुकसान कर सकती है। लेकिन किस्मत से अब सन युन के आंकड़े उससे ज्यादा हैं और उसे पता है कि वह जानलेवा वारों से बच सकता है। असली दिक्कत उस शापित कवच की है जो तलवार पर है, जिसे वह अपने मौजूदा लेवल पर काट भी नहीं सकता। इसलिए वह योजना बनाता है कि थंडर स्वॉर्ड से लगातार वार करके कवच को धीरे धीरे कमजोर करेगा। तभी चालाकी से तलवार टकराने पर बिजली पैदा होती है और डार्क ऑरा गायब हो जाती है। असली खेल वहीं से शुरू होता है, जब बिजली कवच पर गिरती है और बख्तरबंद आदमी दर्द से चीख उठता है। सिस्टम सूचित करता है कि दुश्मन पर वार करने पर 10% संभावना से लाइटनिंग स्ट्राइक प्रभाव मिलता है और हमारा लड़का मुस्कुरा देता है, क्योंकि सही समय पर यह असर सक्रिय हो गया।
केड एड्रैक्स जमीन पर निष्प्राण पड़ा है और हानुंग युन खुश होता है कि उसका जुआ सफल रहा और दुश्मन लकवाग्रस्त हो गया। बख्तरबंद चुनौतीकर्ता दर्द से कराहता है और यकीन नहीं कर पाता कि वह एक मामूली 5वें फ्लोर के खिलाड़ी से हार गया। हमारा लड़का उसे खत्म करने का फैसला करता है और बताता है कि अपनी कवच और स्किल पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। केड उसे रोककर हर सवाल का जवाब देने की पेशकश करता है, लेकिन हान सुनने से इनकार करता है और उसे मार देता है। मारते समय भले ही वह हत्या का आदी हो रहा हो, फिर भी उसे हर बार असहजता महसूस होती है। सिस्टम 5वें फ्लोर को क्लियर करने पर बधाई देता है और वह केड्रैक्स की आत्मा को कर लेता है। प्रोफिशिएंसी 15% बढ़ती है और वह राहत महसूस करता है क्योंकि आत्मा लगभग निकल ही नहीं रही थी। इनाम संदेश न आने पर सिस्टम बताता है कि ट्रायल की कठिनाई इनाम के अनुपात में नहीं थी, इसलिए सारे इनाम बदले गए हैं और उसे 3 लेसरेशन स्किल के साथ 75,000 पॉइंट और अतिरिक्त 3,500 पॉइंट मिलते हैं। उसकी सी रैंक अब ए रैंक में बदल जाती है और वह समझ जाता है कि वह नाइट कितना ताकतवर था। फिर उसे 6ठे फ्लोर की लॉबी में भेज दिया जाता है, जहां सारी चोटें ठीक हो जाती हैं और लीडर बोर्ड अपडेट होता है। वह इन्वेंटरी खोलकर सतर्क रहने का फैसला करता है और डायमेंशनल इन्वेजन को ध्यान में रखता है। सवाल वाउचर को लेकर सोचने के बाद वह उसे इस्तेमाल करता है और सिस्टम उससे सवाल लिखने को कहता है। जवाब तुरंत आता है कि फ्लोर इन्वेजन एक सिस्टम है जो 8वें फ्लोर से मिलता है और शुरुआती 10 क्लास के ट्रायल में ही इस्तेमाल हो सकता है। विशेष ट्रायल में दखल नहीं दिया जा सकता। उसे पता चलता है कि यह क्लाइंबिंग ब्रेकर है और अभी उसे इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। एक सवाल का ही जवाब मिलने से वाउचर खर्च हो जाता है, जिससे वह चौंक जाता है। फिर भी वह पृथ्वी से मिले आइटम इस्तेमाल करता है और क्रोकिन की मैजिक टावर रेस्टोरेशन बॉक्स से हंटर की शील्ड ठीक करता है, जिसकी परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर होती है। क्लीनिंग स्टोन इस्तेमाल करके उसे अपनी पुरानी सोच पर शर्म आती है। 6ठे फ्लोर ट्रायल में अभी 1 घंटा 12 मिनट बाकी हैं, इसलिए वह लीडर बोर्ड देखता है, जहां 5वें फ्लोर पर उसकी रैंक तीसरी होती है और वह हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि वह लगातार पायनियर बनने के करीब है और तय करता है कि 8वें फ्लोर पर पहुंचकर देखेगा कि उसे क्या फायदा मिलता है। सिस्टम हमारे लड़के पर लगातार नोटिफिकेशन बरसाता है कि एक साइकोलॉजिकल स्किल बेची जा रही है जो हत्या और लूटपाट में बहुत मदद करती है, और अगर किसी के पास साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस स्किल हो तो वह हत्या, लूट और विश्वासघात से जुड़े अचीवमेंट आसानी से पा सकता है और बड़े इनाम भी मिलते हैं। मौजूदा चैट पढ़ते हुए सनुंग युन 2 चैलेंजर्स को हत्या से जुड़े अचीवमेंट पर बहस करते देखता है और पूरा माहौल अराजक लगने लगता है, जिससे वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। वह इस स्किल को दोधारी तलवार मानता है, लेकिन मानसिक झटके को खत्म करने वाला इसका असर बेहद खतरनाक है, क्योंकि एक बार मानसिक दर्द मिट गया तो इंसान को कोई पछतावा नहीं रहेगा। तभी उसे पता चलता है कि 4थे फ्लोर पर जानकारी देने वाले ने अपना नाम बदलकर प्रिंसेस सुई रख लिया है, और भले ही यह हंटर्स की प्रतियोगिता हो पर असल में सब उसे मारने की बात कर रहे हैं। सन युन को 4थे फ्लोर लॉबी की वह गड़बड़ी याद आती है जो जानबूझकर सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए की गई थी, और वह उस नाम को याद रखने का फैसला करता है। फिर सिस्टम उससे 6ठे फ्लोर का हार्ड डिफिकल्टी ट्रायल स्वीकार करने को कहता है, जिसका लक्ष्य 50 मिनट में क्षेत्र जीतना है, जहां शर्त है तय समय में आसपास की एक टाइल पर कब्जा करना और असफलता की सजा मौत है, जबकि इनाम रैंडम बॉक्स भी है। इसके बाद उसे 6ठे फ्लोर पर भेज दिया जाता है, जो एक समुद्र जैसा दिखता है, और सिस्टम उसे उसके टीममेट के बारे में सूचित करता है। सहयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन उसका साथी सामने नहीं आता। तभी ऊपर से एक भाला गिरता है, जिसे वह बचते हुए पकड़ लेता है, और एक आदमी सामने आता है जो जानबूझकर हमला करता है, यह कहते हुए कि टीममेट को मारना अचीवमेंट पाने का सबसे आसान तरीका है। सन युन को यह सोच पसंद नहीं आती, लेकिन उसका साथी उसे पाखंडी कहकर ताना मारता है और आसपास हुए विश्वासघात के दृश्य दिखते हैं, जहां हाथ मिलाते समय एक चैलेंजर दूसरे को मार देता है और डर्टी मर्डरर का अचीवमेंट पा लेता है। वापस हान की ओर आते हैं, जहां उसका साथी अचानक हमला करता है, लेकिन हान आसानी से बचते हुए पलटवार करता है और ट्रेटर अचीवमेंट पा लेता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ती है। वह इस ट्रायल को किसी इवेंट जैसा मानता है और सोचता है कि शायद कोई स्किल मिल जाए, लेकिन वह बेवजह
हत्याएं नहीं करना चाहता, हालांकि जो उस पर हमला करेगा उसे छोड़ेगा भी नहीं। तभी एक चैलेंजर आयरन डोम बनाकर खुद को सुरक्षित समझता है, लेकिन हान ऊपर से हमला कर उसका कवच तोड़ देता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है, जिससे बाकी लोग डर जाए। सिस्टम उसे बताता है कि टाइल कैप्चर हो रही है और अगर कोई और उस पर चढ़ा तो प्रक्रिया रुक जाएगी, इसलिए उसे 10 मिनट तक वहां टिकना होगा। हान सोचता है कि ऊंची रैंक वाले खिलाड़ी शायद पहले ही आगे बढ़ चुके हैं और आसपास के कमजोर चैलेंजर्स उसके लिए कोई खतरा नहीं है। यह फ्लोर उसे अविश्वास, टॉवर की सच्चाई और गलत करुणा के पाखंड के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह किसी को नहीं मारेगा तो कोई और मरेगा। तभी सिस्टम चेतावनी देता है कि कोई उसकी टाइल पर हमला कर रहा है और 4 लोगों का एक समूह सामने आता है, जिनमें से एक घमंडी अंदाज में आगे बढ़ता है। सन यून समझ जाता है कि यह अचीवमेंट के लिए बना मर्डरर ग्रुप है और सुनहरे बालों वाला लड़का इसे मान भी लेता है। उसी पल 2 लोग उस पर हमला करते हैं और वह हार्ट सॉलिडेरिटी एक्टिवेट करता है, जो किम जिनी का दर्द हानसंग युन के साथ साझा करने वाला ट्रेट है। गंजा आदमी छलांग लगाकर स्युंग युन पर टूट पड़ता है और समुद्री पानी से हमला करता है, जिसे हमारा लड़का छू लेता है और इससे उसकी ताकत, फुर्ती और स्टेमिना 10 कम हो जाते हैं। साथ ही 2 मिनट 59 सेकंड का पेनल्टी टाइम लग जाता है। लेकिन इस सजा से अनजान हान सोचता है कि यह हालात सिर्फ तब सबसे खराब होते अगर वह एक सामान्य चैलेंजर होता और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि वह उन्हें बुरी तरह कुचलने के लिए तैयार है। तभी 2 खिलाड़ी अपने हथियारों के साथ सनुंग युन पर हमला करते हैं और वह उनकी इस चाल की सराहना करता है कि वे हथियार चुराकर सामने वाले के आंकड़े गिराना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें यह एहसास भी करा देता है कि उन्होंने गलत दुश्मन चुन लिया है। इसके बाद वह एक दुश्मन का चेहरा पकड़कर इतनी जबरदस्त ताकत से जमीन पर पटक देता है कि उसका सिर पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है और खून चारों ओर फैल जाता है, जिसे देखकर बाकी सभी दुश्मन दहशत में आ जाते हैं। और उसी पल सन यून को 1 हिट 1 किल और एक्सटिंक्शन ऑफ द वीक नाम की स्किल मिलती है, जिसमें अगर उपयोगकर्ता के आंकड़े दुश्मन से ज्यादा हों तो उसकी ताकत उसी अनुपात में बढ़ जाती है। तभी एक और गंजा दुश्मन गाली देते हुए हमला करता है, लेकिन उसके कम आंकड़ों की वजह से यह स्किल सक्रिय हो जाती है। सन यून हमला बचाकर उसके चेहरे पर जोरदार लात मारता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है और फिर उसके गंजे सिर पर भयानक प्रहार कर उसे मार देता है, जिससे उसे मर्सिलेस मर्डरर का अचीवमेंट मिलता है। अब केवल 2 दुश्मन बचे होते हैं और वह उनकी और बढ़ता है। तभी उनमें से एक सुनहरे बालों वाला खिलाड़ी अपने ही साथी का पैर बेरहमी से काट देता है, जिससे वह दर्द से तड़पने लगता है और हार्ट सॉलिडेरिटी की वजह से वह दर्द हान को भी महसूस होता है। हालांकि उसे असली चोट नहीं लगती, लेकिन उसकी चालें धीमी हो जाती हैं। वह घायल लड़का दर्द से चिल्लाते हुए उस सुनहरे को दरिंदा कहता है और पूछता है कि क्या वह अब भी खुद को इंसान मानता है। तभी वह सुनहरा खिलाड़ी उसके पेट में छुरा घोंप देता है और साझा दर्द की वजह से सन यून मुश्किल से आगे बढ़ पाता है। वह धमकी देता है कि अगर सन यून पास आया तो वह उसका गला काट देगा, लेकिन पेन रेजिस्टेंस स्किल के कारण सन यून अभी भी हिम्मत जुटा पाता है और समझ जाता है कि अब केवल एक ही रास्ता है कि बाकी चैलेंजर्स को जल्दी खत्म किया जाए। तभी जैसे ही वह बिना हिचक आगे बढ़ता है, सुनहरा खिलाड़ी उस घायल लड़के का गला काट देता है, जिससे तेज दर्द सन यून के शरीर में दौड़ जाता है और वह अपनी गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन वह जानता है कि अगर अभी वार नहीं किया तो मौका चला जाएगा। तभी सुनहरा खिलाड़ी तलवार लेकर उसे खत्म करने के लिए झपटता है और उसी पल सन यून तलवार को पकड़कर उसे अपने हाथों से तोड़ देता है और जिस तरह गला काटने का दर्द महसूस कराया गया था, उसी तरह का एहसास देने के लिए वह उसी टूटी तलवार से उस सुनहरे का गला काट देता है और उसे मार देता है। इसके बाद हान को आयरन ब्लड क्लाइंबर की उपलब्धि मिलती है और 1500 पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। अंतः सीमा पूरी हो जाती है और एक टाइल पर कब्जा कर लिया जाता है। हानुंग युन की टीम अपने ही जैसे लोगों का सफाया करने के बाद जीवित बच जाती है। खिलाड़ी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, क्योंकि जीवित रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। वहीं दूसरी ओर हमारा नायक सोचता है कि क्या किसी के उकसावे पर ही इतनी शुरुआत में लोग हत्या से जुड़ी उपलब्धियां पाने लगे थे। आखिर में जीत उन्हीं की हुई जो टीम बनकर टिके रहे, हालांकि कुछ अपवाद भी थे।
जिन खिलाड़ियों ने दूसरों को मारा उन्होंने खुद को समझाया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि गलती तो मरने वालों की ही थी। कितना अजीब विरोधाभास है। हमारा नायक अपने खून से सने हाथों को देखता है और सोचता है कि दूसरों की नज़र में वह शायद इंसानों को बेरहमी से मारने वाला एक राक्षस लग रहा होगा। इसके साथ ही छठी मंजिल की परीक्षा पूरी होती है और इनाम के रूप में एक रैंडम गाचा बॉक्स तथा 8000 पॉइंट्स इन्वेंट्री में भेजे जाते हैं। लॉबी में पहुंचते ही सन युन मरे हुए खिलाड़ियों की आत्माओं को शोषित करता है, जिससे उसकी अनोखी विशेषता नेक्रोमेसी की दक्षता 100% हो जाती है और यह विशेषता डी रैंक में अपग्रेड हो जाती है। इसके बाद हान 7वीं मंजिल की लॉबी में पहुंचता है और उसे अपनी सभी उपलब्धियां देखने का विकल्प मिलता है। पैनल में वह अलग अलग रैंक की सभी उपलब्धियां देखता है और समझ जाता है कि एस रैंक उपलब्धि फर्स्ट रिटर्नर कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। जब वह उसके विवरण देखता है तो पता चलता है कि हर उपलब्धि पर अलग अलग इनाम मिलते हैं। तभी हान को एहसास होता है कि लोगों की हत्या से उसे काफी सारी उपलब्धियां मिली हैं और उनके साथ स्किल्स, स्टैट्स और पॉइंट्स जैसे इनाम भी मिले हैं। तभी उसकी नज़र छठी मंजिल से मिले रैंडम गाचा बॉक्स पर जाती है, जिसे देखकर वह सोचता है कि यह इनाम काफी अनिश्चित है। वह ज्यादा उम्मीद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि आइटम एफ से बी रैंक के बीच का होगा। फिर भी वह बॉक्स खोलने का फैसला करता है, लेकिन जो होता है वह पूरी तरह अप्रत्याशित होता है। बॉक्स से तेज रोशनी निकलती है और एक छोटा सा हरा जीव बाहर कूद पड़ता है। हमारा नायक हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या उसे इसे पकड़ना होगा। बिना ज्यादा सोचे वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। काफी मशक्कत के बाद वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह जीव अपने नुकीले दांतों से हान के हाथ को काट लेता है, जिससे वह दर्द से कराह उठता है। वह छोटा राक्षस निंजा की तरह पलटता है और मुस्कुराता है, जबकि हान को लगता है कि उसने इसे प्यारा समझकर हल्के में ले लिया था। अब वह पूरा जोर लगाने का फैसला करता है। वह पागलों की तरह उसका पीछा करता है, लेकिन बार बार नाकाम रहता है। अंत में वह छलांग लगाकर उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारता है और निर्णायक वार करता है। इसके बाद वह जीव गायब हो जाता है और गाचा बॉक्स से उसे सर्वोत्तम रैंक का आइटम मिलता है। हान सोचता है कि यह भी माइनस रैंक का होगा और सच में यह रॉड आयरन पेंडेंट निकलता है, जो तलवार स्किल के प्रभाव को 7% बढ़ाता है और जादुई शक्ति उपयोग करने पर आयरन प्रोटेक्शन नाम का विशेष प्रभाव सक्रिय करता है। पेंडेंट उसके हाथ में प्रकट होता है और सक्रिय होते ही उसकी त्वचा ऐसी हो जाती है कि वह 10% भौतिक नुकसान को सोख लेती है। सन युन हैरान रह जाता है क्योंकि यह ज्यादातर ए रैंक आइटम से भी बेहतर है। इसमें आक्रमण और रक्षा दोनों गुण हैं, इसलिए वह बेहद खुश हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। जैसे ही वह इसका उपयोग करता है, उसकी सारी जादुई शक्ति तेजी से खत्म हो जाती है और आयरन प्रोटेक्शन निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए वह फैसला करता है कि इसे सिर्फ अहम मौकों पर ही इस्तेमाल करेगा। तभी वह अपनी नेक्रोमेंसी विशेषता को देख रहा होता है कि अचानक पैनल प्रकट होता है और उससे पूछता है कि क्या वह 7वीं मंजिल की परीक्षा में प्रवेश करना चाहता है। वह हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर अगली परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर भी वह तैयार हो जाता है और सोचता है कि क्या यह सबके लिए ऐसा ही है। वह कम्युनिटी खोलता है जहां खिलाड़ी अचानक वेटिंग टाइम हटने पर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कोई हंगामा नहीं करता, बल्कि लोग सोचते हैं कि बिना तैयारी के जल्दी टॉवर में घुसने से फायदे दोगुने मिलेंगे, क्योंकि तैयारी वैसे भी बेकार है। सन युन को पता चलता है कि सबका इंतजार समय हट चुका है और कोई इसे लेकर परेशान नहीं है। वे पायनियर फायदे में रुचि नहीं रखते, बस घर लौटना चाहते हैं। वह समझता है कि शायद वे सब लो रैंक चैलेंजर हैं, इसलिए उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात उसे ज्यादा चौंकाती है वह यह कि माहौल पूरी तरह छठी मंजिल से बदल चुका है। उसे लगता है कि हत्यारे किस्म के लोग शांत हैं क्योंकि अगली परीक्षा व्यक्तिगत है और दिखावा करने से कुछ मिलने वाला नहीं। फिर भी वह सतर्क रहने का फैसला करता है क्योंकि जो लोग बिना झिझक अपने साथियों को मार सकते हैं वे दिल से बेहद क्रूर होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हान अपनी अडिग स्किल बढ़ाने का निश्चय करता है और अपनी नेक्रोमेंसी विशेषता की स्थिति को दोबारा देखता है। आत्मविश्वास के साथ हान अनुमान लगाता है कि वह अब अपनी आंखें बंद करके भी सैंड गोलेम को हरा सकता है। मीनवाइल मॉन्स्टर उभरता है और हान मुस्कुराता है क्योंकि ट्रायल का स्तर बढ़ गया है। सैंड गोलेम पहले से 3 गुना बड़ा दिखाई देता है। विशाल गोलेम सन युन पर हमला करता है और हमारा नायक इसे लड़ने के लिए उत्साहित होता है। वह गोलेम के चारों ओर कूदता है, लेकिन अजीब बात यह है कि वह कोर स्टोन नहीं देख पाता
जो सैंड गोलेम का महत्वपूर्ण बिंदु है। वह सोचता है कि कोर स्टोन शायद गोलेम के शरीर में गहराई में होगा, लेकिन यह विचार हान का ध्यान भटकाता है और सैंड गोलेम उसे पकड़ लेता है। हमारा नायक, जो अब पहले से मजबूत हो गया है, उस विशाल हाथ से बाहर निकलता है और सोचता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे मॉन्स्टर को काटना ही पड़ेगा। वह थंडर सोर्ड से गोलेम पर वार करता है, लेकिन रेतीले मॉन्स्टर को काटना अच्छा विचार नहीं लगता। फिर भी वह कोर को ढूंढने और नष्ट करने पर अडिग रहता है। हान महसूस करता है कि उसने अनजाने में सैंड गोलेम को और गुस्सा दिला दिया। विशाल गोलेम पागल होकर उसे कुचलने की कोशिश करता है। गोलेम कूदता है ताकि सन स्विंग युन को मार सके और हमारा नायक डर के मारे भागता है। वह जानता है कि इस बड़ी चीज से बचना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर यह ऊपर गिरा तो वह खत्म हो जाएगा। सन युन पागलों की तरह भागता है और भागते हुए खुद को रेतीले ढलान में छिपा लेता है। हान गुस्से में आता है और स्किल 3 लेसरेशंस एक्टिवेट करता है, जो हर हमला के बाद तलवार की कटाई की शक्ति को गुणा करता है। इसके साथ ही वह गेम का स्तर बढ़ाता है और गोलेम का हाथ एक ही वार में काट देता है। हान खुद भी चौंक जाता है कि उसने इसे एक ही वार में कर दिया। वह याद करता है कि वह कितना परेशान था जब आर्मर्ड प्लेयर ने उसके ट्रायल में घुसपैठ की थी, लेकिन अब वह आभारी है क्योंकि उसे एक आइकॉनिक स्किल मिला। हालांकि सैंड गोलेम अपने हिस्सों को रेत से पुनर्जीवित कर सकता है, हान इसे काटते रहकर कोरस्टोन तक पहुंचने की योजना बनाता है। हान पूरी तरह पागल बन जाता है और लगातार मॉन्स्टर को काटता रहता है। भारी सांस लेते हुए वह रुकता है क्योंकि मॉन्स्टर लगातार पुनर्जीवित हो रहा है। वह परेशान है क्योंकि अब तक कोरस्टोन नहीं मिला। इसी समय उसकी आंखें खुलती हैं जब वह देखता है कि सैंड गोलेम का आकार 3 गुना छोटा हो गया है। हान सोचता है कि यह बड़ा फेला अब इतना प्यारा कैसे लगने लगा। गोलेम भी शर्माता है क्योंकि इसे पहली बार प्यारा कहा गया। यह पता चलता है कि जबकि रेत गोलेम के शरीर का मुख्य संसाधन है, यह लगातार उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए अब इसका आकार छोटा है। सन युन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैलती है और वह गोलेम से कहता है कि उसके साथ डाइट पर चले। ट्रायल अब आसान हो जाता है और हान छलांग लगाता है, सैंड गोलेम को बिजली की तरह काट देता है। थोड़ी देर बाद वह गोलेम के पीछे कोरस्टोन को खोज लेता है और महसूस करता है कि शरीर काटना बहुत कठिन था। हान को लगता है कि कोर खोजने में उसे 10 मिनट लगे। चूंकि 7वीं मंजिल के ट्रायल का कुल समय 40 मिनट है, वह जल्दी करना चाहता है। अचानक गोलेम हान की ओर मुक्का फेंकता है, लेकिन हमारा लड़का आसानी से बच जाता है और सोचता है कि डाइट के बाद यह गोलेम और तेज हो गया है। उसे यह मजेदार लगता है और वह थोड़ी देर और सैंड गोलेम के साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं है। हान राक्षस की पीठ पर पहुंचता है और तलवार घुसाकर उसका कोरस्टोन तोड़ देता है, जो टुकड़ों में बिखर जाता है। इसी के साथ खिलाड़ी हान संग युन यह साबित कर देता है कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है और पहला ट्रायल खत्म हो जाता है। पहला ट्रायल खत्म होते ही वह तुरंत पोर्टल में खींच लिया जाता है और उसे सैंड गोलेम की आत्मा लेने का मौका भी नहीं मिलता। कोशिश करने के बाद भी हान मरे हुए गोलेम की आत्मा को सॉल्व नहीं कर पाता और उसे बहुत झुंझलाहट होती है। इसके बाद वह दूसरे ट्रायल एरिया में पहुंचता है और वहां अपनी समझदारी साबित करता है। वह जगह देखकर चौंक जाता है क्योंकि यह लेवल 2 के ट्रायल वाला ऑर्क गांव होता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये पुराने ट्रायल की दोबारा बनाई गई जगह हैं। पूरा ऑर्क गांव आग में घिरा होता है और हान को ऑर्क हंटर दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है कि पहले उसने पूरा गांव जला दिया था, उसी का नतीजा है। अपने लोगों की मौत देखकर ऑर्क हंटरों की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। बताया जाता है कि कभी-कभी राक्षसों में ऐसा पागलपन आ जाता है और ऐसा हुआ ऑर्क अब साधारण रैंक राक्षस नहीं रहता। बरसर्क ऑर्क हंटर बदला लेने के लिए हान पर टूट पड़ते हैं। हान बेरहमी से कहता है कि इन गंदे राक्षसों को दुखी होने का कोई हक नहीं है, कम से कम उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। वह स्किल इंस्टेंट एक्सेलरेशन और अल्टीमेट ट्रायड एक्टिव करता है। इसके बाद एक तरफा कत्लेआम शुरू हो जाता है और वह बरसर्क ऑर्क हंटरों को काट डालता है। आखिरी ऑर्क उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है।
हान आगे बढ़ता है और उसे वही बेबसी महसूस होती है जब कोई पूरी तरह कमजोर हो जाता है और उसका परिवार मारा जा चुका हो। तभी वह ऑर्क पागल होकर हमला करता है, लेकिन हान बचते हुए एक ही वार में उसका सिर काट देता है। इस तरह दूसरा ट्रायल भी पूरा हो जाता है। पहले ट्रायल में आत्मा न ले पाने का पछतावा याद करके हान इस बार एक पल भी बर्बाद नहीं करता और मरे हुए ऑर्क की आत्माएं सौंप कर लेता है। इस बार वह सभी ऑर्क हंटरों की आत्माएं ले लेता है और उसकी स्किल प्रोफिशिएंसी 6% बढ़ जाती है। हंटर स्टाइल डैगर स्किल 100% पूरी होकर रैंक में चली जाती है और इंस्टेंट एक्सेलरेशन भी रैंक हो जाती है। कुछ ही देर बाद वह तीसरे ट्रायल एरिया में पहुंचता है, जहां उसे यह साबित करना है कि उसने हर झिझक छोड़ दी है। हांफते हुए वह सोचता है कि यह लेवल उसे सांस लेने का भी समय नहीं दे रहा। लेकिन इस बार जगह उसे हैरान कर देती है। यह वही जगह होती है जो छठे ट्रायल की ऑक्यूपेशन वाली थी। उसे लगता है कि पहले 2 ट्रायल पुराने ट्रायल की नकल थे, तो तीसरा भी वैसा ही होगा, लेकिन लेआउट थोड़ा अलग होता है। वह खुद को कोसता है कि उसने टावर से समझदारी की उम्मीद क्यों की। वह इन्वेंटरी खोलकर पोशन ऑफ लाइफ पीता है, जिससे उसकी स्टैमिना और मैजिक पावर 20% बढ़ जाती है। ऊर्जा लौटते ही वह खाली बोतल पानी में फेंक देता है, यह सोचकर कि यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। तभी पानी बेकाबू होकर उफनने लगता है और हान रुक जाता है। उसे समझ आता है कि कचरा फैलाने पर भी यहां सजा मिलती है। वह तुरंत इंस्टेंट एक्सेलरेशन चालू करके तेजी से दौड़ता है। उसे लगता है कि इस ट्रायल में लाल ऑक्यूपेशन टाइल तक पहुंचना ही जीत है और तब तक उसे बस पानी से बचना है। लेकिन ज्यादा भरोसा उसकी गलती बन जाता है। पानी जमीन से फटकर निकलता है और उसे लड़खड़ा देता है। सिस्टम बताता है कि वह पानी के ट्रायल से प्रभावित हुआ है और उसकी सारी स्टैट्स घट जाती हैं। हान खुद को याद दिलाता है कि टावर कभी भी आम समझदारी पर नहीं चलता। वह फिर से इंस्टेंट एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके पानी के बीच तैरती टाइलों पर छलांग लगाता है। थोड़ी दूर उसे लाल टाइल दिख जाती है और वह राहत महसूस करता है। लेकिन तभी पानी की तेज लहर पीछे से आकर उसे भिगो देती है और उसकी योजना टूट जाती है। उसी पल रॉट आयरन पेंडेंट की खास शक्ति एक्टिव होती है और उसे होने वाला 10% नुकसान सॉल्व हो जाता है। काली आभा निकलती है और मरे हुए ऑर्क की आत्माएं उसकी रक्षा करती हैं। हान मौका देखकर छलांग लगाता है और लाल टाइल की ओर दौड़ता है। लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती। इंस्टेंट एक्सेलरेशन का समय खत्म हो जाता है और उसकी सारी मैजिक पावर खत्म हो जाती है। अब वह बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि अगर उसकी रफ्तार रुकी तो यहीं उसकी मौत तय है। उसी पल सुनुंग युन तुरंत एक ऑर्क की आत्मा सौंप करता है, जिससे उसकी मैजिक एनर्जी वापस भर जाती है और वह महसूस करता है कि उसकी ताकत लौट रही है। अब लाल टाइल बस 1 इंच दूर होती है, लेकिन किस्मत फिर खेल करती है और पानी की तेज धारा उस पर टूट पड़ती है। इस बार वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि वह इससे पूरी तरह तंग आ चुका होता है और पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता है। फिर छलांग लगाकर उस बहते पानी को पार करता है, लेकिन वह सीधे हवा में उछल जाता है और लाल टाइल के ऊपर जा गिरता है। वह डर से जोर से चिल्लाता है, क्योंकि गिरावट बहुत खतरनाक होती है। लेकिन वह लाल टाइल पर गिरता है और सोल शील्ड की वजह से उसकी जान बच जाती है। वह पानी की धारा को घूरता है, क्योंकि वह लगभग मर ही गया था। आखिरकार यह नर्क जैसा ट्रायल खत्म हो जाता है और वह तीसरा ट्रायल पूरा कर लेता है। लेकिन पानी मानो उससे निजी दुश्मनी रखता हो और जाते जाते आखिरी बार उसे भिगो देता है। सुन युन पूरी तरह थक चुका होता है और इस बेवकूफ ट्रायल को कोसता है, जिसने आखिरी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। इसके साथ ही वह 7वें फ्लोर का ट्रायल पूरा करता है और उसे स्किल वाइन्स ऑफ ग्रेस और 15,000 पॉइंट्स मिलते हैं। लॉबी में पहुंचकर वह निराश हो जाता है और सोचता है कि यह ट्रायल पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि इस हालत में वह अगले ट्रायल के लिए तैयार नहीं है और हर बार किस्मत साथ दे यह भी तय नहीं। तभी अचानक छत कांपने लगती है और उसे पता चलता है कि 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने 7वां फ्लोर क्लियर कर लिया है। इसी वजह से 8वें फ्लोर पर सिस्टम एक्सपेंशन शुरू हो रही है, जिसमें स्किल स्टोर खुल रहा है। ट्रायल में ब्रांचिंग चॉइसेस मिलेंगी और परमानेंट रिटर्न का विकल्प भी खुलेगा, यानी अब सुनुंग युन हमेशा के लिए पृथ्वी लौट सकता है।
वह इन नए विकल्पों का इंतजार कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी राहत उसे तब मिलती है जब उसे बताया जाता है कि वह अब तक के सभी लेवल में पायोनियर चुना गया है और वह बोनस के रूप में एक हेलो चुन सकता है। हेलो केवल उन्हीं खिलाड़ियों को मिलता है जो हर लेवल में पायोनियर रहे हों, और हर हेलो खिलाड़ी के इन्नेट ट्रेट या स्किल्स को प्रभावित करता है, इसलिए सही चुनाव जरूरी होता है। सुनुंग युन को रूलर, हंटर और मंक हेलो में से एक चुनने को कहा जाता है। विवरण पढ़ने पर रूलर हेलो उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि यह उसके इनेट ट्रेट से जुड़ा है और उसकी पोटेंशियल को बहुत बढ़ाता है। टावर खुद भी संकेत देता है कि यही उसके लिए सही है। हंटर हेलो भी स्किल्स और स्टैट्स की ग्रोथ तेज करता है, लेकिन मंक हेलो उसे बेकार लगता है। अंत में वह रूलर हेलो चुनता है, जिससे उसका इनेट ट्रेट इवॉल्व होता है और विकल्प सामने आते हैं: समनर, स्वॉर्ड मेज और आर्टिसन। वह समनर चुनता है क्योंकि यह नेक्रोमेंसी से सबसे ज्यादा मेल खाता है। इसके बाद यूनिक पावर स्किल सिंथेसिस बनती है, जिससे वह दो स्किल्स को मिलाकर नई स्किल बना सकता है। वह एलिटिज्म और स्विफ्ट चार्ज को मिलाता है और नई स्किल जगरनॉट बनती है, जो इनविजिबल रिस्ट्रेंट्स को तोड़ सकती है, बशर्ते उसकी मैजिक पावर सामने वाले से ज्यादा हो। उसे यकीन नहीं होता क्योंकि यह ग्रेड डी की बेहद ताकतवर स्किल होती है। फिर वह रेंजर एप्टीट्यूड और बर्न रेजिस्टेंस को मिलाता है, जिससे ग्रेड ई स्किल पावरफुल साइट मिलती है। इससे वह समझ जाता है कि स्किल्स की कंपैटिबिलिटी पर नतीजा निर्भर करता है। पूरी हेलो प्रक्रिया के बाद वह थककर बिस्तर पर गिर जाता है और सोचता है कि क्या वह सच में इन अचीवमेंट्स के लायक है या बस किस्मत साथ दे रही है। फिर वह खुद को संभालता है और रिवॉर्ड देखता है। स्किल वाइंस ऑफ ग्रेस बोलने पर स्पीड 10% बढ़ाती है और इसे 7 बार ओवरलैप किया जा सकता है, यानी वह एक बार में 70% स्पीड बढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात, यह स्किल मैजिक एनर्जी भी नहीं लेती। यह सोचकर वह खुशी से पागल हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो, क्योंकि स्किल वाइंस ऑफ ग्रेस में सच में कोई भी डाउनसाइड नहीं होता। इसके बाद सुन युन इन्वेंट्री खोलता है और बूट्स ऑफ स्विफ्टनेस पहनता है, जो एक तय स्पीड पार करने पर यूजर की स्पीड और बढ़ा देते हैं। उसे अच्छा लगता है क्योंकि 7वें फ्लोर से मिले सारे रिवॉर्ड्स स्पीड से जुड़े हुए हैं। इस वक्त उसे लगता है जैसे उसने लाइफ में जीत हासिल कर ली हो। फिर हान स्किल स्टोर खोलता है, लेकिन सब कुछ इतना महंगा देखकर उसे झुंझलाहट होती है। फिर भी उसे मैजिक से जुड़ी स्किल्स की जरूरत होती है, इसलिए वह मैजिक सर्किटरी और मैजिक रेजिस्टेंस स्किल खरीद लेता है। मैजिक रेजिस्टेंस की मदद से वह पहले जैसी स्किल्स से खुद को बचा सकता है, जैसे बाइंड हार्ट, जिससे पहले टीममेट का पेन शेयर हो जाता था। वहीं मैजिक सर्किटरी स्किल यूजर के शरीर के अंदर मौजूद सारी मैजिक एनर्जी को इकट्ठा करके मैजिक यूसेज को ज्यादा एफिशिएंट बना देती है। जब हानसंग युन इस स्किल को एक्टिवेट करता है, तो उसके शरीर से लाल एनर्जी निकलने लगती है और उसका शरीर गर्म महसूस करता है। तेज रोशनी उससे फैलने लगती है और हैरानी की बात यह होती है कि उसका शरीर हल्का लगने लगता है। वह आगे बढ़कर इसे आजमाता है और जमीन पर जोर से पैर रखता है, तो पूरे कमरे में भारी गूंज फैल जाती है। वह समझ जाता है कि पहले वह अपनी मैजिक एनर्जी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैजिक सर्किटरी पाथवेज बनने से उसकी मैजिक एनर्जी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रही है। यह सोचकर वह अपनी इस स्मार्ट परचेज पर मुस्कुरा देता है। इसके बाद हान को समन अनडेड स्किल के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन वह इसे अगले ट्रायल के लिए छोड़ देता है। वह गहरी सांस लेता है और सोचता है कि उसे अगला ट्रायल तुरंत लेना चाहिए या फिर अर्थ वापस लौट जाना चाहिए। अब सीन बदलता है और हमें चिल वैनली नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जिसने अचानक खुले गेट के लिए पार्टी रिक्रूटमेंट बोर्ड लगाया होता है। लेकिन कोई भी हंटर ज्वाइन नहीं कर रहा होता। ली घबराया हुआ होता है कि अभी तक किसी ने साइन अप नहीं किया। तभी कुछ हंटर्स आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसे कोई पार्टी मेंबर नहीं मिल रहा। एक फैट असैसिन हंटर उसे कहता है कि गेट एंट्री परमिट उन्हें दे दे, वरना लिमिट के बाद उसका एंट्री अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ली इससे तंग आ चुका होता है, फिर भी वह एंट्री कार्ड देने से मना कर देता है। वह बुली हंटर उसे बताता है कि कितने सारे हंटर्स डंजन में जाने के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई भी उसकी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता। फिर वह उसे रियलिटी चेक देता है कि वह ग्रेडी हंटर है, इसलिए कोई भी उसके जैसे लो लेवल हंटर के साथ पार्टी नहीं बनाएगा। बाकी हंटर्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं।
अचानक कोई पूछता है कि क्या वह अब भी पार्टी मेंबर्स ढूंढ रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि हमारा लड़का हंस सेंग यू, एक ग्रेड सी हंटर होता है। वह ली से पूछता है कि क्या वह ज्वाइन कर सकता है, और ली खुशी से हाँ कह देता है। लेकिन फैट हंटर को यह दखल पसंद नहीं आता और वह हान के कंधे को पकड़ लेता है। वह पूछता है कि क्या वह लाइन काट रहा है। हमारा लड़का मुस्कुराता है और साफ कह देता है कि अगर प्रॉब्लम है तो वह भी चिल वैन ली की पार्टी ज्वाइन कर ले। यह सुनकर वह हंटर गुस्से में आ जाता है और हान से बदतमीजी से बात करता है। तभी हान उसे ठंडी लेकिन खतरनाक नजरों से देखता है और चेतावनी देता है कि अपना हाथ उसके कंधे से हटा ले, वरना वह तोड़ देगा। उसी पल हान के शरीर से डार्क ऑरा निकलने लगता है, जिससे फैट हंटर बुरी तरह डर जाता है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वह सोचने लगता है कि यह ऑरा आखिर है क्या। उसके साइडकिक्स समझते हैं कि यह उसका ही ऑरा है, लेकिन फैट हंटर मन ही मन उन्हें बेवकूफ कहता है क्योंकि यह ऑरा उसका नहीं होता। हंटर एसोसिएशन के ऑफिशियल्स को देखते हुए वह मामला बढ़ाना नहीं चाहता और अपने साथियों के साथ चुपचाप वहां से चला जाता है। ली सिर खुजाता है और परेशान हो जाता है कि सब कुछ पहले से ही खराब हो चुका है। तभी हान ली को बुलाता है और कहता है कि जब कोई और ज्वाइन नहीं कर रहा तो क्यों न वे दोनों ही डंजन में चले जाए। ली हैरानी से पूछता है कि क्या वह सच में सिर्फ 2 लोगों के साथ डंजन में जाने की बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों डंजन में प्रवेश करते हैं। ली इधर उधर देखता रहता है और अलर्ट रहता है, लेकिन हान उसे नर्वस न होने को कहता है और बताता है कि वह ग्रेड डी तक के मॉन्स्टर्स आराम से संभाल सकता है। यह सुनकर ली चौंक जाता है और याद करता है कि सन यू ने कहा था कि यह उसका पहला डंजन है। हान टेक्निकली झूठ नहीं बोलता, क्योंकि टावर ऑफ ट्रायल्स को वह डंजन नहीं मानता। ली थोड़ी चिंता के साथ उसे समझाता है कि डंजन एक्सप्लोर करना मतलब जान को दांव पर लगाना। वह उसे एक जरूरी बात बताता है कि लोग सोचते हैं ग्रेड ई हंटर्स ज्यादा मरते हैं, लेकिन सच में ग्रेड सी हंटर्स की डेथ रेट ज्यादा होती है। ग्रेड ई हंटर्स सावधानी से चलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कमजोरी पता होती है, जबकि ग्रेड सी हंटर्स जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वही गलती उनकी जान ले लेती है। ली साफ कहता है कि डंजन जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है और सन यू का कॉन्फिडेंस उसे और ज्यादा चिंता में डाल रहा है। आखिर में ली लीडर बनने की जिम्मेदारी लेता है। भले ही वह लो ग्रेड हंटर हो, लेकिन उसके पास काफी एक्सपीरियंस होता है। हान को यह पूरी तरह पसंद नहीं आता क्योंकि वह खुद आगे से लीड करना चाहता है, फिर भी वह मान जाता है और ली को आगे चलने देता है। वे दोनों अंदर बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद एक लिजर्ड मैन मॉन्स्टर से सामना होता है। ली टेंस हो जाता है क्योंकि लिजर्ड मैन हथियार चलाने में माहिर होता है और यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली होती है। चान मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने का प्लान बनाता है और हा को बोलता है कि जैसे ही वह सिग्नल दे, वह मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर अटैक करे। हमारा लड़का सिर हिलाता है और सोचता है कि पहले देख लेते हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड हंटर असल में कैसे लड़ता है। इतने में लिजर्ड मैन उछलकर ली पर हमला करता है। सबको लगता है कि अब ली काउंटर करेगा, लेकिन वह तलवार को इधर उधर घुमाने लगता है, जैसे किसी बिल्ली को भगाने की कोशिश कर रहा हो। दूर खड़ा हा हैरान रह जाता है क्योंकि वह देखता है कि ली सच में मॉन्स्टर को डरा रहा है। लेकिन हा के पास समय नहीं होता क्योंकि उसने टेम्पररी रिटर्न लिया है और उसके पास अर्थ पर सिर्फ 3 दिन है। वह इतना समय डंजन की शुरुआत में एक ही लिजर्ड मैन पर बर्बाद नहीं कर सकता। तभी हंसुंग यू आगे बढ़ता है और ली की मदद करने का फैसला करता है। ली चिल्लाता है कि ऐसे सीधे चार्ज करेगा तो उसे चोट लग जाएगी, लेकिन हमारा लड़का इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल यूज करता है और रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता है। पल भर में वह लिजर्ड मैन को काट देता है और खून चारों तरफ फैल जाता है। ली का मुंह खुला रह जाता है। हा कैजुअली पोज बनाता है और मन ही मन सोचता है कि वह बस जल्दी में था, उम्मीद है ली समझ जाएगा। यह देखकर ली सिर हिलाता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हा फिर एक और सजेशन देता है और ली तुरंत मान जाता है, जैसे अब हा ही बॉस हो। इस पॉइंट के बाद हा खुद लीड लेने का फैसला करता है। तभी कई सारे लिजर्डमैन बाहर निकलने लगते हैं और हमारा लड़का आराम से उन्हें काटता चला जाता है, जैसे यह कोई मुश्किल काम ही न हो।
ली पूरी तरह शॉक में होता है। उसे लगता है कि यह लड़ाई नहीं बल्कि एक तरफा मासकर है। वह सोचने लगता है कि अगर यह बात बाहर गई तो पूरा हंटर इंडस्ट्री हिल जाएगा। इस बीच मरे हुए मॉन्स्टर्स से क्रिस्टल्स निकालता है। ये मैजिक क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें मेटलर्जी या अल्केमी में यूज किया जा सकता है। वह काफी क्रिस्टल्स निकालकर ली के बैग में रख देता है। शील वैन ली शर्मिंदगी से माफी मांगता है और कहता है कि काश वह सिर्फ सामान ढोने से ज्यादा मदद कर पाता। वह यह भी कह देता है कि अगर रिवॉर्ड का बड़ा हिस्सा ले ले तो भी उसे कोई शिकायत नहीं होगी। तभी अचानक एक लिजर्डमैन पीछे से हमला करता है। जैसे ही वह तलवार से वार करने वाला होता है, आसानी से बच जाता है और ब्रूट फोर्स से उसे ऊपर उछाल देता है। मॉन्स्टर दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाता है और पत्थर तक गिरने लगते हैं। हाली से कहता है कि रिवॉर्ड की बात बाहर निकलकर करेंगे, वरना फोकस हटेगा और डेंजर बढ़ जाएगा। वह प्रॉमिस करता है कि वह ली को जितना हो सके सेफ रखेगा। इसके बाद मरे हुए लिजर्डमैन की सोल्स अब्सॉर्ब करता है और सस्पिशियस न लगे इसलिए जम्हाई लेने का नाटक करता है। सोल्स अब्सॉर्ब होने के बाद प्रोफिशिएंसी सिर्फ 0.7% बढ़ती है, जिससे खुश नहीं होता। उसे लगता है कि अब ग्रेट डी मॉन्स्टर्स से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तभी एक गेट बनता है और ली यकीन नहीं कर पाता कि वे बॉस बैटल गेट तक पहुंच गए हैं। वह सोचता है कि उसने कभी बॉस फाइट का सपना तक नहीं देखा था। आधा डंजन क्लियर करना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती, लेकिन सन यू के साथ उसे लगता है कि पूरा डंजन क्लियर हो सकता है। हाली से पूछता है कि क्या वह बॉस फाइट के लिए रेडी है। ली थोड़ा रेस्ट लेने को कहता है, लेकिन पूरी तरह तैयार होता है। दोनों गेट के अंदर जाते हैं और सामने लिजर्ड किंग दिखाई देता है। लिजर्ड किंग भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ता है। ली घबराकर से पूछता है कि वह इसे कैसे मारेगा और कोई प्लान बनाने को कहता है। लेकिन शांति से बोलता है कि उसके पास कोई खास प्लान नहीं है। यही वह कॉन्फिडेंस है जिसके बारे में ली पहले वॉर्न कर रहा था। लिजर्ड किंग अपने साइज के हिसाब से बहुत तेज होता है, लेकिन उसकी स्पीड को आराम से मैच कर लेता है। लिजर्ड किंग हमला करता है और उड़कर जमीन पर जा गिरता है। ली को लगता है कि शायद वह मर गया, लेकिन तुरंत उठ खड़ा होता है। वह सोचता है कि नए स्किल्स टेस्ट करने के लिए फाइट का मुश्किल होना जरूरी है। तभी लिजर्ड किंग के शरीर से पर्पल लाइट निकलती है और स्लो मूवमेंट स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे की मूवमेंट्स 25% स्लो होने लगती हैं। लेकिन उससे पहले फोर्सफुल ब्रेक थ्रू स्किल यूज करता है। उसकी मैजिक पावर एनिमी से ज्यादा होने की वजह से स्लोनेस का इफेक्ट पूरी तरह कैंसिल हो जाता है। लेकिन ली उस स्किल से अफेक्ट हो जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है। लिजर्ड किंग को छोड़कर ली की तरफ कूदता है। समझ जाता है कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वह समन द डेड स्किल यूज करता है। कई स्केल्टन्स सामने आते हैं, लेकिन लिजर्ड किंग उन्हें तुरंत तोड़ देता है। उसी एक सेकंड में वाइन्स ऑफ ग्रेस स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी स्पीड 60% बढ़ जाती है। वह लाइटनिंग की तरह पहुंचता है, ली को बचाता है और एक ही वार में लिजर्ड किंग की गर्दन काट देता है। लिजर्ड किंग की सोल अब्सॉर्ब होते ही के स्टैट्स तेजी से बढ़ते हैं। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही वह लिजर्ड किंग की स्किल स्पिरिचुअल आइज भी अब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरी तरफ डंजन के बाहर हंटर एसोसिएशन का गेट मैनेजमेंट टीम लीडर शिन डब्ल्यू जिन बोर्डम में जम्हाई ले रहा होता है। वह अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है कि कुछ खास हुआ क्या, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। डब्ल्यू जिन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब एडवांस्ड हंटर पार्टी आएगी तो बॉस पहले ही मारा जा चुका होगा और उसकी टीम को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। उसे रेड टीम से जलन होने लगती है। उसे याद आता है कि अगर एडवांस टीम एक ही बार में गेट क्लियर कर दे तो उसकी मैनेजमेंट टीम को बोनस मिलेगा। लेकिन उसे यह भी पता है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब टीम में कोई ए रैंक हंटर हो। वह यही सोच रहा होता है कि तभी गेट से अपने टीममेट के साथ बाहर आता है और अनाउंसमेंट होती है कि तीसरी गेट की एडवांस पार्टी रेड पूरा करके बाहर आ चुकी है। डब्ल्यू जिन को यह अजीब लगता है कि रेड इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया।
लेकिन जब वह देखता है कि सिर्फ 2 लोग बाहर आए हैं, तो वह मान लेता है कि शायद आधा रेड करके ही लौट आए होंगे। लेकिन तभी गेट का रंग ग्रे हो जाता है, जो यह बताता है कि बॉस रूम भी क्लियर हो चुका है। यह देखकर शिन डब्ल्यू जिन को यकीन नहीं होता और वह तुरंत सेंग यू के सामने पहुंच जाता है। वह अपना परिचय देता है और बताता है कि वह पार्क में निकली अर्जेंट गेट्स का इंचार्ज है। इतने में ली चेलवान बीच में बोल पड़ता है और पूछता है कि क्या वह गेट की ओनरशिप खरीदने आया है। ली की बात से सहमत होकर शिन दोनों को ऑफर देने का फैसला करता है, लेकिन चेलवान पीछे हट जाता है और कहता है कि यह फैसला वह नहीं ले सकता क्योंकि डंजियन पूरा हाने अकेले क्लियर किया है। यह सुनकर टीम लीडर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और सोचता है कि अगर किसी ने अकेले डंजियन क्लियर किया है तो वह जरूर ए रैंक होगा। लेकिन हाँ बीच में रोककर बताता है कि वह सी रैंक है। वह कहता है कि रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है और सीधे मुद्दे पर आता है। पूछता है कि गेट की ओनरशिप के लिए डब्ल्यू जिन कितना देगा। टीम लीडर हिसाब लगाता है और बताता है कि मैनेजमेंट टीम 1.2 बिलियन वॉन देने को तैयार है। यह सुनकर सन यू पूरी तरह शॉक में आ जाता है। दूसरी तरफ लिहा थकी हुई हालत में किताबों और पेपर्स का ढेर जमीन पर रखती है। टावर से लौटते ही उसे लगातार काम करना पड़ा था। तभी उसका फोन बजता है और वह सोचती है कि इतनी देर रात कौन कॉल कर रहा होगा। फोन देखते ही वह चौंक जाती है। टावर ऑफ ट्रायल्स के चैलेंजर्स की मैनेजमेंट टीम की ली को यकीन हो जाता है कि यह सब एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। उसे याद आता है कि हायर अप्स ने इस चीज को कितना बड़ा मुद्दा बना दिया था। उसे पहले लगता था कि चैलेंजर्स को जीतना आसान होगा, लेकिन वह मुश्किल से 10 लोग भी इजी डिफिकल्टी के लिए मना पाई थी। उसे चिंता होती है, लेकिन फिर उसे टावर में मिला वह लड़का याद आता है जो इतना स्ट्रांग था कि अकेले 4th फ्लोर क्लियर कर सकता था। वह सोचती है कि काश उसने पहले ही हनुंग यू को ऑफर दे दी होती। तभी उसका फोन फिर बजता है और इस बार मैसेज हनुंग यू का होता है, जिसमें वह उसे मिलने के लिए कहता है। इधर सन यू एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और अब भी यकीन नहीं कर पा रहा होता कि उसने 1.3 बिलियन वॉन कमा लिए हैं। उसे यह सब अनरियल लगता है। तभी लिहा हाफते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल होती है। उसे देखते ही सन यू उसे आवाज देता है। उसकी हालत देखकर सन यू पूछता है कि क्या वह दौड़कर आई है और कहता है कि वह आराम से भी आ सकती थी। लिहा गुस्से में उससे पूछती है कि क्या उसे पता है उसने रिप्लाई के लिए कितना इंतजार किया। सन यू ऑकवर्ड होकर माफी मांगता है और कहता है कि उसे इन बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लिहा कहती है कि कॉम्पेंसेशन के तौर पर उसे कॉफी और चीज केक ट्रीट करनी पड़ेगी। हाँ घबराते हुए मान जाता है। लिहा पूछती है कि क्या उसने टावर क्लाइंब करना छोड़ दिया है। सन यू बताता है कि वह आगे कंटिन्यू करेगा और असल में उसने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि उसे एक फेवर चाहिए। हनुंग यू उसे बताता है कि उसे एक गिल्ड चाहिए जो उसे टावर और डंजियन फ्रीली यूज करने दे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली, गिल्ड उसे समन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगी। दूसरी, टावर के अंदर उसकी एक्टिविटीज में गिल्ड का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और तीसरी, गिल्ड के डंजियंस को वह जब चाहे इस्तेमाल कर सकेगा। कंडीशंस रखने के बाद वह पूछता है कि क्या कोई गिल्ड ऐसा एक्सेप्ट कर सकता है। माहौल बदलता हुआ महसूस होता है और उसे लगता है कि शायद उसने ज्यादा मांग लिया। लिहा कहती है कि गिल्ड के नजरिए से देखें तो ये कंडीशंस इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि गिल्ड को इसमें कोई फायदा नहीं दिखता। हा को लगता है कि उसने सच में ज्यादा मांग लिया। तभी लिहा उसका हाथ पकड़ती है और उसे व्हाइट सिल्वर गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देती है। वह कहती है कि वह उसकी इम्पॉसिबल कंडीशंस को पॉसिबल बना देगी। आगे हम देखते हैं कि हनुंग यू एक चलती ट्रक पर लेटा हुआ है और सोच रहा है कि उसने एक ही दिन में डंजियन रेड किया, आइटम्स बेचे और गिल्ड ज्वाइन कर ली। उसे खुद पर गर्व होता है। फिर उसे याद आता है कि गिल्ड ज्वाइन करने से पहले एक आखिरी कंडीशन बाकी है। उसे अकेले एक सी रैंक डंजियन क्लियर करना होगा ताकि हा के सुपीरियर्स को यकीन हो जाए कि वह कैपेबल है। लिहा समझाती है कि गिल्ड के डंजियंस को फ्रीली यूज करने की अथॉरिटी किसी को भी नहीं दी जाती।
यह सुनकर हा गहराई से सोच में पड़ जाता है और समझता है कि व्हाइट सिल्वर गिल्ड के डंजियंस का फायदा सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिलता है, या तो राइजिंग स्टार्स या फिर जिनसे गिल्ड को बहुत उम्मीद होती है। कुछ सोचने के बाद हा लिहा से कहता है कि उसके लिए एक सिरंग डंजियन अरेंज किया जाए। जुंगू नोयंग डिस्ट्रिक्ट के चुम्बो माउंटेन में हम देखते हैं कि हा एक मूविंग व्हीकल पर लेटा हुआ है और सोचता है कि क्या उसे वार्म अप के लिए दौड़ लगानी चाहिए। तभी वह बिजली जैसी स्पीड से दौड़ पड़ता है और हवा का दबाव तेज हो जाता है। उधर लिहा सीरंग डंजियन की तैयारी में लगी होती है और 1 घंटे बाद के लिए रेड गेट रिजर्व करती है। सामने बैठा आदमी उसका कार्ड देखकर उसे टेंट में बैठने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह बैठे, हनुंगयू अचानक वहां पहुंच जाता है। उसे इतना जल्दी देखकर लिहा पूरी तरह चौंक जाती है। संग युन जवाब देने ही वाला होता है कि तभी बहुत तेज हवा चलती है और वह घबराकर माफी मांगता है और बताता है कि वह बहुत तेज दौड़कर आया था, इसलिए शॉक वेव बना होगा। ली यह देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि यह लड़का आखिर है कौन। फिर वह हान को बताती है कि उसकी तरफ से सब पूरा हो गया है और जब वह तैयार हो तो बता दे। हान संग युन कहता है कि वह अभी शुरू कर सकता है और दोनों गेट के अंदर जाते हैं जहां मैदान दिखाई देता है। पीछे मुड़कर वह उसे कहता है कि अगर उसे खतरा लगे तो इशारा कर दे, लेकिन हान ने गिल्ड से मिला एम्प्रेसेस नेकलेस पहना होता है जिसमें शील्ड एबिलिटी और स्टेल्थ एबिलिटी होती है और यह अग्रो भी खींचता है, इसलिए वह दूर रहने का फैसला करती है। अब संग युन आराम महसूस करता है और स्पिरिचुअल आइज चालू करता है जिससे वह छिपे हुए दुश्मनों को महसूस कर सकता है। तभी मैदान से जहरीले और खतरनाक डीमंस निकल आते हैं और सी रैंक डंजियन में ऐसे मॉन्स्टर्स देखकर ह्योन बताता है कि यह एक इरेगुलर डंजियन है। इसी बीच संग युन तीनों डीमंस को मार देता है, जिसे देखकर ली हान पूरी तरह चौंक जाती है और खुश होती है कि उसका फैसला गलत नहीं था। संग युन तलवार चलाता है और उसकी लाइटनिंग इफेक्ट एक्टिवेट हो जाती है जिसे वह खुद भी भूल गया था और आखिरी डीमन भी मारा जाता है। 1 घंटे से कम समय में अकेले बॉस रूम क्लियर होता देख ली हान को यकीन नहीं होता, क्योंकि यह इरेगुलर डंजियन था और पॉइजनस डीमंस आमतौर पर पार्टी में मारे जाते हैं। उसकी पोटेंशियल देखकर ह्योन मानता है कि हान संग युन आगे चलकर उससे भी ज्यादा मजबूत होगा। सभी सोल्स यूज होने से संग युन की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना, मैजिक पावर और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और वह मान लेता है कि बॉस ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। दोनों बॉस रूम में जाते हैं लेकिन मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस नहीं होती और तभी वह अचानक ली हान पर हमला करता है। उसी पल हान संग युन उसे गोद में उठाकर बचा लेता है और मॉन्स्टर नीली आग छोड़कर सब तबाह कर देता है। वह उसे सेफ जगह पर ले जाकर समझाने को कहता है और ह्योन उसकी बात समझ जाती है। टीम लीडर उसे बफ देने की बात करती है लेकिन संग युन मना कर देता है और कूदते हुए इंस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है जिससे फास्ट बूस्ट के कारण उसकी स्पीड अचानक बढ़ जाती है और फिर वाइंड ग्रेस स्किल यूज करता है जिससे उसकी मूवमेंट स्पीड 70% बढ़ जाती है। 3 बार में वह डंजियन बॉस डीमन ऑफ द ब्लू फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार देता है और खुद सोचता है कि यह मॉन्स्टर आखिर था कौन। बाहर आकर लिहान कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इस लेवल का डंजियन क्लियर कर लेगा और बताती है कि वह टेस्ट पास कर चुका है और अब व्हाइट सिल्वर गिल्ड का डंजियन यूज कर सकता है। इसके बाद काली बालों वाली लड़की बात बदलते हुए बताती है कि टावर ऑफ ट्रायल्स में डिफिकल्टी ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि इजी चुनने वालों की आगे डिफिकल्टी बढ़ती है और हार्ड चुनने वाले अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो बाद में इजी पर आ सकते हैं। इसी तरह संग युन ने टॉप 50 रैंक में होने के बावजूद इतनी बड़ी सफलता पाई है, जिसका मतलब है कि उसकी आगे की डिफिकल्टी बहुत डेंजरस होगी। वह उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि वह उसके साथ रहकर उसे आगे बढ़ते देखना चाहती है और यह सुनकर संग युन हैरान रह जाता है। कुछ समय बाद ऊंचे टावर पर बैठकर सेब खाते हुए उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि 5 मिनट में वह फिर टावर ऑफ ट्रायल्स लौटेगा। पिछले 3 दिनों की मेहनत याद कर वह खुश होता है क्योंकि उसके स्टैट्स और कॉन्फिडेंस दोनों बड़े हैं। टावर में लौटते ही सिस्टम उससे 8th फ्लोर ट्रायल एक्सेप्ट करने को कहता है। वह यस करता है और सिस्टम 3 ऑप्शंस देता है जिनमें से वह कॉम्बैट चुनता है ताकि नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी बढ़ सके। सिस्टम बताता है कि ऑप्शन बदला नहीं जा सकता, लेकिन संग युन कॉन्फिडेंट रहता है और आखिर में सिस्टम उसे पायोनियर क्वालिफिकेशन मिलने की सूचना देता है।
इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर के साथ फेस टू फेस चैट शुरू होती है और सिस्टम कॉम्बैट स्पेशलाइजेशन वाले एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढकर बताता है कि आयरन ब्लडेड मोनार्क के साथ चैट शुरू होगी। इसके साथ ही हान संग यून आयरन ब्लड वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां कंसल्टेशन कॉम्बैट राउट एडमिन आयरन ब्लड सॉवरेन के साथ शुरू होती है। कुछ ही पल में वह टेलीपोर्ट होकर एक जगह पहुंचता है और समझता है कि यह आयरन और ब्लड की दुनिया है। चीजों को समझने के लिए वह आइज ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट करता है और पता चलता है कि यह आयरन ब्लड सॉवरेन का सीक्रेट अबोर्ड है। वह इस स्किल की यूजफुलनेस पर मुस्कुराता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को यह प्रोबिंग पसंद नहीं आती और तभी हान समझ जाता है कि एडमिन सीधे मैसेजेस के जरिए उससे बात कर रही है। अचानक बर्फ के ढेर से एक तलवार उठती है और एडमिन उसे कहती है कि बेकार की हरकतें छोड़े और तलवार का पीछा करे। तलवार रास्ता दिखाती है और काफी दूर जाकर एक घर के सामने रुकती है। हान दरवाजा खोलता है और सामने आयरन ब्लड सॉवरेन खड़ी होती है, जो एक सफेद बालों वाली औरत निकलती है, जिसे देखकर हान हैरान रह जाता है। एडमिन पायोनियर को ग्रीट करती है और बताती है कि उसे हान को एडवाइस करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहली नजर में हान उसे किसी क्यूट फॉरेन इन्फ्लुएंसर समझ लेता है, लेकिन फिर याद आता है कि यह टावर ऑफ ट्रायल्स की एडमिन है। तभी वह अचानक उसके बहुत पास आ जाती है और आंखों में आंखें डालकर देखती है, जिससे हान थोड़ा घबरा जाता है। एडमिन एक बोतल उठाती है और सोचती है कि कोई सैवेज चैलेंजर आएगा, लेकिन हान को देखकर हैरान होती है क्योंकि वह बिल्कुल नॉर्मल लगता है। हान पूछता है कि क्या वह उसे जानती है, तो एडमिन लेवल 4 ट्रायल में उसके परफॉर्मेंस की तारीफ करती है। ड्रिंक डालते हुए हान पूछता है कि क्या वह उसके सारे ट्रायल्स देखती रही है, तो एडमिन बताती है कि एडमिन्स लेवल 8 से नीचे के ट्रायल्स डायरेक्टली नहीं देख सकते और सिर्फ लेडर बोर्ड से देखते हैं। यह सुनकर हान चौंक जाता है और एडमिन समझ जाती है कि वह गलतफहमी में है। वह साफ करती है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स न तो गॉड्स हैं और न ही टावर के एब्सोल्यूट रूलर्स, बल्कि टावर के सर्वेंट्स हैं और वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बाद एडमिन बताती है कि यह कंसल्टेशन पायोनियर्स के लिए एक रिवॉर्ड है और वह कुछ भी पूछ सकता है। हान महसूस करता है कि इसमें कोई हॉस्टाइल इंटेंट नहीं है और पूछता है कि यह कंसल्टेशन असल में है क्या। एडमिन बताती है कि यह पायोनियर्स की क्यूरियोसिटी सैटिस्फाई करने के लिए है। फिर हान लेवल 5 ट्रायल की बात करता है, जहां एक दूसरे वर्ल्ड का इन्वेडर उसे मारने वाला था और पूछता है कि वह उसी को क्यों टारगेट किया। एडमिन बताती है कि दूसरे वर्ल्ड के ट्रायल में इन्वेड करने पर इन्वेडर रिवॉर्ड चुरा सकता है और ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड पा सकता है, और ऐसे इन्वेडर्स उन वर्ल्ड्स से आते हैं जहां टावर सालों से मौजूद है। साथ ही एक दिन अलग अलग वर्ल्ड्स के टावर्स मर्ज भी होंगे। लेवल 20 के बाद ट्रायल्स ज्यादातर ग्रुप में होते हैं और जल्द ही हान का सामना दूसरे वर्ल्ड्स के चैलेंजर्स से होगा। यह सुनकर हान समझ जाता है कि इन्वेडर्स फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स को पहले ही हटाना चाहते हैं। एडमिन मान लेती है कि उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है, लेकिन हान आखिरी सवाल पूछता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स असल में है क्या। यह सवाल एडमिन को भी कुछ देर चुप कर देता है और वह कहती है कि वह खुद भी इसका जवाब जानना चाहती है। तब वह सच बताती है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स पहले चैलेंजर्स हुआ करते थे और जो चैलेंजर्स लेवल 40 के बाद मर जाते हैं, उन्हें एडमिन बनने का मौका मिलता है। वह बताती है कि उसने भी टावर के टॉप तक पहुंचने का सपना देखा था, लेकिन असफल रही और सारे एडमिन्स ऐसे ही चैलेंजर्स हैं जो टॉप तक नहीं पहुंच पाए। यह सुनकर हान गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है, क्योंकि उसे लगा था कि एडमिन उसे टावर के एंड का सच बताएगी। उसकी रिएक्शन से एडमिन नाराज हो जाती है और उसे दीवार से पटकते हुए चेतावनी देती है कि टावर के एंड को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हान का चेहरा बिल्कुल काम रहता है और एडमिन पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा, जिस पर हान कहता है कि यह कंसल्टेशन उसका पर्सनल रिवॉर्ड है। इसके अलावा उसे उसके अंदर से कोई ब्लथर्स्ट महसूस नहीं हुआ। तभी सुनन यू अपनी ताकत से दीवार तोड़ देता है और उस अबोर्ड से बाहर निकल आता है, साफ दिखा देता है कि वह इतनी आसानी से उसे मारने नहीं देगा। एडमिन ये देखकर हैरान रह जाती है और हंसने लगती है, क्योंकि इतने समय में उसने कभी कोई ऐसा चैलेंजर नहीं देखा जिसने उसका अबोर्ड ही तोड़ दिया हो। फिर भी वह मानती है कि हा की बहादुरी उस पर भरोसा जगाती है और वह उसे मेंटरशिप का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है। अचानक हुए इस कन्फेशन से हा पूरी तरह चौंक जाता है। इसके बाद हा 8वें फ्लोर की लॉबी में वापस आता है और तुरंत कॉन्ट्रैक्टर स्टोर खोलता है। वह कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और समझ जाता है कि ये सपना नहीं था।
सच में उसके पास एक एडमिन मेंटोर है। उसे एडमिन की वो बात याद आती है कि वह स्किल और ग्रिट वाले चैलेंजर्स को कभी छोड़ती नहीं है। फिर उससे मेंटरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा जाता है और हाँ यस पर टैप कर देता है। अब हमारे लड़के को कॉन्ट्रैक्टर स्टोर का एक्सेस मिल जाता है और स्पेशल पॉइंट्स इस्तेमाल करने की अनुमति भी। स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर रिवॉर्ड के रूप में उसके सारे स्टैट्स एक एक बढ़ जाते हैं। एडमिन उनके साथ बिताए समय को एंजॉय करती है और फिर से पायोनिया से मिलने की इच्छा जताती है। इसके बाद स्टोर में पावर्स कैटेगरी खोलता है और उसे 3 पावर्स की लिस्ट दिखती है। वह सोचता है कि क्या ये पावर्स लेवल 8 से मिली यूनिक पावर से अलग हैं। लेकिन जब वह बाकी पेजेस चेक करता है तो उसे एक्सेस नहीं मिलता। उसे लेवल 10 लॉबी से एक्सेस मिलेगा, यानी फिलहाल सन यू सिर्फ ये 3 पावर्स ही देख सकता है। पहली पावर है आयरन स्पिरिट, जो एक ए ग्रेड स्किल है और सभी वेपन स्किल्स की प्रोफिशिएंसी ग्रोथ रेट को 2.32 तक बढ़ा देती है। दूसरी पावर है लॉर्ड ऑफ विंटर, जो ठंडे एनवायरनमेंट में टेम्परेरीली स्टैट्स बढ़ाती है। तीसरी पावर है क्लियर हेडेड, जो हर हालत में यूजर को रैशनल डिसीजंस लेने की एबिलिटी देती है। को इनमें कुछ खास नहीं लगता और वह सोचता है कि अभी उसे बस ज्यादा एसपी इकट्ठा करना चाहिए। फिर भी वह क्लियर हेडेड पावर खरीदने का फैसला करता है, क्योंकि ये पावर उसे सबसे बुरे समय में भी साफ दिमाग से सोचने में मदद करेगी। उसे उम्मीद है कि ये पावर अपने नाम पर खरी उतरे और इंतजार करने से बेहतर है कि वह अपनी सर्वाइवल चांस थोड़ा सा ही सही बढ़ा ले। आखिर कौन जानता है, उसे फिर कोई इन्वेडर ट्रायल मिल जाए। इसके बाद 8वें ट्रायल के लिए आगे बढ़ता है, जिसका सब्जेक्ट है एराडिकेशन। ट्रायल का ऑब्जेक्टिव है उस लिच को हराना जो स्केल्टन्स को समन कर रहा है। ट्रायल में एंटर करते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वह खुद को एक क्लिफ पर खड़ा पाता है और उसके सामने अनगिनत स्केल्टन्स होते हैं। वह समझ जाता है कि स्केल्टन्स की संख्या उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इसका उस पर खास असर नहीं पड़ता क्योंकि वह सबको खत्म करने के लिए तैयार है। सीधे स्केल्टन्स के समंदर में कूद पड़ता है और उसे राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि ये स्केल्टन्स उसके आर्मोर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। फिर शुरू होता है स्केल्टन्स का मासकर, जहां सुनंग उनके सिर काटता है और उनकी हड्डियां चारों तरफ बिखर जाती हैं। स्केल्टन्स को काटते हुए सोचता है कि उसे हराने के लिए इससे कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन चाहिए होंगे। लेकिन वह निराश हो जाता है जब देखता है कि एक स्केल्टन मारने पर उसकी स्किल प्रोफिशिएंसी सिर्फ 0.08 ही बढ़ रही है। काफी देर तक लड़ने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि इस ट्रायल में उसकी स्किल्स ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, इसलिए वह बस इसे जल्दी खत्म करना चाहता है। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है जो पूछती है कि उसके सैंक्चुअरी में तबाही मचाने की हिम्मत किसने की। महसूस करता है कि आवाज दूर से आ रही है और वह अपने पास मौजूद अनडेड स्केल्टन सोल्जर्स को समन करता है, जो बचे हुए स्केल्टन्स को साफ कर देते हैं। खुद भी हैरान रह जाता है और सोचता है कि स्केल्टन सोल्जर्स भले ही कमजोर दुश्मन हो, लेकिन साथ में हो तो काफी काम के हैं। वह उन्हें वहीं छोड़ देता है और बॉस को संभालने निकल पड़ता है। ऊपर छलांग लगाता है और वाइंड ऑफ ग्रेस स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी स्पीड 60% तक बढ़ जाती है और साथ ही वह मैजिक बूट्स की स्पीड का भी इस्तेमाल करता है। इतने सारे स्पीड बूस्ट्स के साथ वह बेहद तेज रफ्तार से उड़ता है। सामने कैसल दिखते ही उसे स्केल्टन बॉस की लोकेशन समझ आ जाती है। स्केल्टन किंग के सामने पहुंचता है, जो उसे मौत जैसी नजर से घूरता है और एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत देखकर गुस्से से भर जाता है कि उसने उसके पवित्र सैंक्चुअरी में घुसने की जुर्रत की। स्केल्टन किंग अपनी बुक खोलता है और स्पेल्स कास्ट करने लगता है ताकि सन यू को उसकी बदतमीजी की भारी कीमत चुकानी पड़े। तभी जायंट टाइटन्स सामने आते हैं और नोटिस करता है कि ये मॉन्स्टर्स सैंड गोलुम जितने ताकतवर हैं। स्केल्टन किंग सोचता है कि अब डर से कांप जाएगा, लेकिन उल्टा घमंड दिखाता है और किंग को उकसाते हुए पूछता है कि क्या उसके पास इससे ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। वह कहता है कि अगर बस इतना ही है तो उसे निराशा होगी। वह विलन की तरह मुस्कुराता है और अपनी डैगर निकालता है। स्केल्टन किंग अपमान से आगबूला हो जाता है और सन यू को बेवकूफ इंसान कहता है, यह दावा करते हुए कि उसके वफादार गार्डियंस उसके मुंह के टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
टाइटन मॉन्स्टर्स तेजी से बढ़ते हुए हा को कुचलने आते हैं, लेकिन हा इंस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है और पल भर में उनके सिर उड़ा देता है। एक झटके में वह सभी मॉन्स्टर्स को काटता हुआ स्केल्टन किंग के और पास पहुंच जाता है और उसके पैर तक चीर देता है। इसी बीच उसे हल्की सी खुशी महसूस होती है जब टाइटन्स की सोल्स अब्जॉर्ब करने पर उसकी स्किल प्रोफिशिएंसी 1.2 बढ़ जाती है। कम से कम अब उसे समझा जाता है कि हायर लेवल अनडेड उसे ज्यादा प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स देते हैं।